तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। और आज जैसे कि हम यहाँ पर KBS PRT के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम आज ये आपके 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके डेटा हैंडलिंग हो गया, टाइम हो गया और वेट एंड कैपेसिटी और मनी, जो आपके पूरे यहाँ पर फिनिश करने वाले हैं। और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाएंगे वो 2023 जो सिलेबस है उस पर बेस्ड होगा। और सारे क्वेश्चन यहाँ पर बेस्ट टेक्निक्स के साथ कराए जाएंगे। टाइम सेव कैसे करें आप उस टेक्निक के साथ कराए जाएंगे, जैसे कि हम पहले भी कराते आए हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन की बारीकियों को यहाँ पर समझिएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका आज डेटा हैंडलिंग का नहीं है, टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो आपका टॉपिक में ही सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा है टाइम, तो उसी का है ये क्वेश्चन। तो पहला हमसे हिंदी में दे रखा है, ये कह रहा है मनोज शाम 7:30 बजे फिल्म देखने गया और फिल्म की अवधि वही 135 मिनट थी। तो जो फिल्म पिक्चर थी उसकी ड्यूरेशन 135 मिनट दे रखी है। ठीक है ना। और उसके बाद हमसे कह रहा है ये गए कितने बजे थे भाई साहब, तो ये गए थे 7:30 पे। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है 135 मिनट, तो पिक्चर जो है कितने बजे खत्म हो जाएगी। तो भाई सीधी सी बात ये है कि 135 मिनट की पिक्चर है, तो पहले हम इसको आवर में थोड़ा सा बदलना है। ठीक है, क्योंकि हमें आवर और टाइम मिनट दे रखे हैं, तो हम इसे ऐड करने में आसानी हो जाएगी। तो आपको पता है कि 60 मिनट होते हैं एक घंटे में। ठीक है ना, तो 60 मिनट ऐसे ही 60 120 मिनट में तो 2 घंटे बन जाएंगे, लेकिन 120 मिनट है और 120 मिनट से भी ये थोड़ा ज़्यादा है। 120 मिनट और प्लस आप देखेंगे ये 50 मिनट और है यहाँ पर, है ना। तो आप ऐसे ही इसको कर लीजिएगा। तो 120 मिनट का मतलब 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे तो इसमें ऐड हो जाएगा। और ये अगर मिनट की बात करें तो 15 मिनट यहाँ ऐड हो जाएगा। तो आप देखेंगे 7 to 9 और ये 30 45, तो 45 मिनट पर ही पहुंच जाएगा। 9:45 मिनट पर, यानी कि 9:45 PM पर ये पहुंच जाएगा। मतलब मूवी जो है वो वहीं खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि भाई मैदान है एक, उसके चारों ओर दौड़ने वाले 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो 6 पर्सन दे रखे हैं। क्या कह रहा है कि क्रमशः 6, 10, 12, 18, 30 एंड 40। ठीक है, ये कह रहा है इतने इतने मिनट्स में ये क्या करते हैं, एक चक्कर पूरा करते हैं। तो अगर एक ही समय से ये स्टार्ट करें, मान लीजिए कोई एक पॉइंट ए ले लें, एक ही समय से ये यहाँ पर सारे आए और ये सारे एक साथ आपके राउंड करना स्टार्ट करें, तो ये कह रहा है पहली बार कितने समय बाद ये मिलेंगे। ठीक है, तो पहला ये 6 मिनट में एक चक्कर पूरा करते हैं, ये 10, ये 12, ये 18, ये सिर्फ 6 लोग हैं यहाँ पर, तो 6 अलग अलग टाइम दे रखे हैं। ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में। लेकिन हमसे कह रहा है जब ये दोनों एक ही टाइम से यहाँ से स्टार्ट करें तो कितने समय बाद ये दोबारा मिलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी होगा तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा एलसीएम का होता है। आप जो एलसीएम इसका निकालेंगे वो वही टाइम आएगा कि जितनी देर बाद ये एक चक्कर लगाने के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो आप जब एलसीएम निकालेंगे तो डायरेक्ट एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो एलसीएम आप देखेंगे निकालेंगे, तो एलसीएम भी आप चाहें तो वैसे निकाल सकते हैं टेबल से, या फिर आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब देखिए 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12, 2 9 18, 2 15 हो जाएगा और 2 20। तो 2 आ गया, तो 2 आप लिख लीजिएगा पहले। फिर आप ये देखिएगा, फिर और कोई डिजिट कॉमन लग रही है तो आप पहले ये देख लीजिए 3 देख लीजिए। 3 बन जा तो 3 हो गया, और 3 3 जा 9, यहाँ से 3 आ गया, और 3 2 जा 6, और कोई 3 5 जा 15 ये कट रहा है, तो 3 यहाँ लिख लीजिएगा। अब आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर क्या और कुछ बच रहा है हमारा। तो देखिए 5 यहाँ से कट गया, 5 4 जा 20, और हमारा ये 5 तो कट रहा है, तो 5 आ गया। अब बाकी देख लीजिए आप 2 और 4 का, 4 मैक्सिमम वाला आ जाएगा और 3 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसी से कर लिया। आप चाहें तो टेबल का निकालेंगे तो उससे भी ऐसे आ जाएगा। आप देख लीजिए 2 3 जा 6, 5 जा 30, 4 जा 120, 120 3 जा 360। तो ये 360 मिनट आया भाई। 360 मिनट बाद ये मिलेंगे, आप समझ रहे हैं। तो 360 मिनट बाद मिलेंगे। तो यहाँ पर आंसर घंटा आवर में दे रखा है, तो इसको 60 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो अगर यहाँ से 60 से डिवाइड करें तो ये किस में बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा आवर में। ठीक है, तो 0 से 0, 6 6 जा 36। तो आप यहाँ से कह सकते हैं भाई 6 आवर बाद ये मीट करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, आप क्या कह रहा है। ये कह रहा है भाई आवंटित समय मतलब कोई गिवन टाइम है, कह रहा है 15% समय में। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि भाई ये जो है 15% का इसका टाइम है। तो अच्छा 15% हमने आपको ये कैसे करेंगे वो हमारा तरीका देखिएगा। वैसे आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप खुद उसको सोचिएगा। आपको लग सकता है ये आपको क्वेश्चन हो सकता है दिक्कत करे, तो यहाँ पर हो क्या हम क्या कर रहे हैं वो देखिएगा। फिर उसके बाद हमारा सॉल्यूशन चेक देखिएगा। देखिए 15% है, पहले हम इसे फ्रैक्शन में बता लेते हैं। आप कहेंगे 15% का मतलब 15/100 होता है।
5 3 जा 5 2 यानी कि 3/20, ये तो फ्रिक्शन वैल्यू। अच्छा, फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है कि ये हमारा टोटल टाइम होता है और इतना टाइम गिवन, ये जो इसने लिया है वो वाला टाइम है ये हमारा। तो हमसे कहता है 15% समय में 12% का काम पूरा करता है ए, तो ए की बात कर लेते हैं। तो ये 15% टाइम है। मान लीजिए टाइम टोटल टी लग रहा है, तो उसका 15% की 3/20 होता है, तो 3/20। ठीक है, आप ये समझिएगा। अब ये हो गया मतलब टी टाइम है, तो उसका 3/20 टाइम में। ठीक है, ये काम का कितना पार्ट कर रहा है, कह रहे हैं 12% पूरा करता है। भाई काम है हमारा, मान लीजिए डब्ल्यू, कोई भी कार है डब्ल्यू है, इसका 12% काम पूरा कर रहा है। तो 12% मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 12/100। वैसे आपको पता ही होगा 4 3 12 और 25, तो 3/25 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम ये निकालें कि भाई टोटल टाइम में ये मतलब अगर इसको हम जितना टाइम हम कह रहे हैं जितना रिक्वायर्ड टाइम है उस पूरे टाइम में कितना काम कर सकता था पूरे काम का, तो हम कह रहे हैं टी टाइम है वो। ठीक है, टी टाइम है, तो इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो W/25 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 20 तो ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। तो आप देखेंगे भाई W का कितना काम हो जाएगा, W का 4/5 काम ये कर लेता है टी टाइम में ए। ठीक है, तो हमें एक जो है ए की इफिशियंसी पता लगी कि ये जो काम करता है वो टी टाइम में, यानी कि जितना इसे टाइम दिया गया था उसमें केवल ये 4/5 काम करता। अच्छा, 4/5 काम करता। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे ए और बी ने आवंटित समय की पूरी अवधि के लिए काम किया। अब अगली बार क्या हुआ, A + B ने काम किया है, मतलब काम ये तो कर सकता था 4/5 काम, जितना टाइम इसे दिया गया था उतने में, मतलब पूरा नहीं कर सकता था। तो ये कह रहा अब हमने A और B को वहां पर अप्लाई कर दिया। तो A और B को जब हमने दिया वो काम, तो इसने समय की पूरी अवधि के लिए काम किया, मतलब पूरे टी टाइम में काम किया इसने, और काम खत्म हो गया। काम खत्म हो गया मतलब A + B ने काम किया तो काम खत्म कर दिया इसने। तो आप ये बताइए, ए की बात है तो ए तो 4/5 काम कर रहा था ना, मतलब टी टाइम में ये तो 4/5 काम कर रहा था, लेकिन काम खत्म करना है तो हमें बी को काम पर लगाना पड़ेगा ना। तो बी ने कितना काम करा होगा, आप कहेंगे भाई 4/5 मतलब क्या है, टोटल काम 5 है, तो 4 पार्ट तो ए ने ही कर दिया। 4 5 में से 4, इसका मतलब क्या होता है, ये टोटल होता है। आप फ्रैक्शन को समझ लीजिएगा। अगर आपने फ्रैक्शन नहीं समझा है, हमने आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में भी इसमें बताया है इसके बारे में आपको। तो फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब नीचे वाला तो आपका होल होता है, तो होल पार्ट मतलब 5 अगर काम है तो 4 काम इसने कर लिए हैं, किसने, ए ने किए हैं 4 काम, तो ये तो डन हो गया। तो अब 1 काम बचा है ना, तो 1 काम बचा है, और कितने में से, 5 में से, तो 1/5 काम कौन कर रहा है, यही तो बी कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं जी बात को। अगर बी कर रहा है 1/5 और ए ने करा है 4/5 काम, तो अच्छा इन्होंने पूछा क्या, इन्होंने मुझे यही पूछा है कि बी द्वारा काम का कितना भाग किया जाएगा। ठीक है, तो बी द्वारा कितना काम किया जाएगा, तो आप बता दीजिए। बी वाला हमने निकाल ही दिया यहाँ पर 1/5 काम, लेकिन ये परसेंट में बता रहा है, तो आप क्या करेंगे, परसेंट में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे 5 2 और तो ये 20% हो जाएगा। तो बस इतनी आसानी से हम इसे कर सकते हैं कि बी ने कितना पार्ट के काम का 20% काम किया है बस। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये में बोट एंड स्ट्रीम का दे रखा है, तो जरा समझिएगा इस पे। ये कह रहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल दिशा में, तो अनुकूल का मतलब मैं लिख देता हूँ क्या होता है, अनुकूल। अनुकूल अनुकूल का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, याद रखिएगा। तो डाउन स्ट्रीम इंग्लिश वालों के लिए, तो डाउन स्ट्रीम। अच्छा, अगर कभी भी अनुकूल और प्रतिकूल यानी कि डायरेक्ट, ये आपका बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आता है, तो आप एक तो डाउन स्ट्रीम स्पीड अपने तरफ से मान लीजिएगा, और एक आपकी अप स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड है अनुकूल, अनुकूल चल रही भाई, एक साथ चल रही, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है x + y। यहाँ पर y आप मानिएगा करंट की स्पीड, ठीक है, और ये y है जो वो आपकी बोट की स्पीड। ठीक है, तो ये दोनों स्पीड मैंने लिख दी है, आप ऐसे ही मानिएगा इसको। और जब अप स्ट्रीम निकालेंगे, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब भाई हिंदी वालों के लिए प्रतिकूल, जो कि इसमें दे रखा है, हिंदी में ही सवाल आज हमारा। तो आप प्रतिकूल, प्रतिकूल स्पीड x - y हो जाएगी, क्योंकि करंट की स्पीड इस बार सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, उल्टी दिशा में चल रही करंट, तो ये हो जाएगा। ये तो आपको मानना ही मानना है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं 30 किलोमीटर तय करने में जितना समय लेता है उतने ही समय में, यानी कि समय इक्वल है, और वह धारा के प्रतिकूल 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब जितने समय में 13 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, उतने ही समय में 7 किलोमीटर की दूरी चल रहा है ये अप स्ट्रीम। तो अब देखते हैं, तो हमें पता है समय इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर समय बराबर
दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, तो समय दोनों का इक्वल दे रखा है। तो पहली कंडीशन में जब ये आपका डाउन स्ट्रीम है तब देख लेते हैं। तो कह रहे हैं डाउन स्ट्रीम में तब 13 किलोमीटर चल रहा है, तो समय इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि 13 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। ओपन टाइम क्या हो जाएगा, जब डाउन स्ट्रीम है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड लगा दीजिएगा, ये है। तो समय इतना लग रहा है। अब कह रहे हैं उतना ही समय लग रहा है जब ये 7 किलोमीटर चल रहा है। 7 किलोमीटर कब चल रहा है, जब अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम मतलब प्रतिकूल, तो प्रतिकूल वाली स्पीड आ जाएगी यहाँ पे नीचे ये। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी जो समय आया वो आया आपका अनुकूल, या फिर डाउन स्ट्रीम वाला समय जो है वो जब ये अप स्ट्रीम चल रहा है तो आपका प्रतिकूल वाला समय जो, दोनों समय बराबर दे रखे। तो हमने ऐसे ही करके यहाँ पर लिख लिया है आपका। तो अब हम यहाँ से देखें तो ये 13 किलोमीटर और ये 7 किलोमीटर ये चल रहा था। हम यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इन दोनों का रेशियो देखें तो ये x माइनस वाई ऊपर जाएगा तो 7/13 हो जाएगा। आगे हमसे कुछ और कह रहा है, कह रही थी धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा। अच्छा, धारा की गति दे भी रखी इन्होंने कह रहा है इफ y इक्वल टू 3, ठीक है, y इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्या स्थिर जल में, यानी कि तो हमारा स्थिर जल में हमसे कह रहा है 44.8 किलोमीटर चलने में हमें समय बताना है। ठीक है, और ये हमें बताना है इन आवर। तो देखिएगा यहाँ पर अब समझ गए होंगे आप सवाल। तो यहाँ पर अगर हमसे स्पीड दे रखी थी करंट की तो लगा दीजिए भाई, कौन सी दिक्कत है। यहाँ पर x माइनस वाई की जगह आप 3 लगा दीजिए, तो ये x प्लस 3 हो जाएगी इक्वल टू 7/13। इसको सॉल्व करके हम निकाल लेते हैं। तो देखेंगे आप 13x माइनस 39, 13 3 जा, और ये 7x हो जाएगा, और 7 3 जा 21, 7 यहाँ पे माइनस 7x, तो ये आपका 336x यहाँ से हो जाएगा, और ये 39 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो 30 40 50 आपका 60 आ जाएगा। यहाँ से आप देखें x इक्वल टू 10 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। और ये क्या है आपकी बोट की, ये x है आपकी बोट की स्पीड, तो ये बोट की स्पीड आपकी आ गई, बोट की स्पीड या फिर एक्चुअल स्पीड आ जाएगी। ठीक है, और ये करंट की स्पीड बाई है। तो यहाँ पर अच्छा हमसे पूछ रहा क्या रहा है, ये कह रहा है 44.8 किलोमीटर में टाइम हमें निकालना है। तो भाई टाइम इक्वल टू क्या होता है फिर सेकंड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ही हमें दे रखी है 44.8 अपॉन स्पीड बता दीजिए। तो स्पीड हमारी कह रहे हैं शांत जल में, तो शांत जल में ही जो बोट की स्पीड है वही लगेगी, करंट की स्पीड तो यहाँ पर मैटर नहीं करेगी। तो ये 10 ही हो जाएगा हमारा। देखिए 0 से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो 100 और ये 4 जा 400, तो 48 यहाँ आ जाएगा। आप इसे 4 से डिवाइड कर दिए, 4 1 जा 4 2 जा और 4 25 जा, तो ये कितना हो जाएगा 4 होल 12/25 ये आवर आ जाएगा। ठीक है, इतने आवर इसे लगेंगे 44.8 किलोमीटर चलने में अलॉन्ग आपकी ये डाउन स्ट्रीम सॉरी बोट की स्पीड खाली। ठीक है, यहाँ पर जो है करंट की स्पीड मैटर नहीं करेगी क्योंकि हमसे केवल स्थिर जल में पूछा। तो 4 होल 12/25 ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। यहाँ पर नेक्स्ट देख लीजिएगा भाई हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये इस बार हमसे कह रहा है कि एक नल एक टंकी, एक टैप का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है 4 घंटे में भर सकता है। मान लीजिए ए कोई टैप है, समझिएगा इसको, ये 4 आवर में भर लेता है। तो अब हमसे कह रहा है कि दूसरा नल है वो समान टंकी को भाई 6 घंटे में भरता है। मान लीजिए बी है, ये 6 घंटे में भरता है। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं। ये कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम को हम मानते हैं इसकी टोटल कैपेसिटी। तो आप 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो वही 12 आ जाएगा। ये इसकी 12 कैपेसिटी 12 है, तो हम मान लेते हैं कि 12 लीटर की टंकी है। अब आप समझिए कि अगर ये 4 घंटे में 12 लीटर पानी भर सकती तो 1 आवर में जितनी भरेगी वही तो इसकी कैपेसिटी होगी। तो इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 3 जा 12, तो ये 3 लीटर पर आवर इसकी कैपेसिटी होगी। और बी की बात करें 6 2 12, तो 2 लीटर पर आवर इसकी कैपेसिटी होगी। अब आगे हमसे क्या पूछा, ये इसकी कैपेसिटी इसका रेशियो है। ठीक है, तो कैपेसिटीज आ गई यहाँ पर। अब हमसे पूछ रहे हैं यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो भाई खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो आप बता दीजिए भाई 12 लीटर की टोटल टंकी है। ठीक है, और अगर दोनों को साथ खोल दीजिए तो 1 घंटे में कितना भरेगा, ये 3 भर रहा है, ये 2 भरने लगेगा, और 3 2 5 भरेगा 1 घंटे में। तो 12 लीटर को भरने में 12/5 आवर का टाइम लग जाएगा। तो आप देखेंगे 5 2 जा 12, वो सॉरी 5 2 जा 10 और 2, ये आपका 2 होल 2/5, या फिर इसको आप ये होगा आपका आवर में, इसको मिनट में बदल दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई करके 12 हो जाएगा। तो 2 आवर लग जाएंगे आपके, ये तो पूरे हो गए, और ये 12 2 जा 24 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको करेंगे यहाँ पर सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, यहाँ पर कर लेते हैं हमारा, देखिएगा ध्यान से इसको। ये कह रहा है ए और बी क्रमशः 20 और 30 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते। तो ए है कोई पर बंदा और बी है, ये 20 दिनों में कर रहा है, ये 30 दिनों में कर रहा है। यहाँ पर भी हम कैपेसिटी इसकी निकाल लेंगे। तो हम क्या कहेंगे, इसका अगर हमें एलसीएम ले 3 2 जा 6 60 एलसीएम आ जाएगा। आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो 3
ठीक है। तो ये 3 वर्क पर डे कर रहा है और ये 3 2 सा, तो ये 2 वर्क पर डे कर रहा है, ठीक है। ये इसकी कैपेसिटीज का रेशियो आ गया। आप कह रहे हैं ये पूरे काम को ए पूरे समय काम को करता है, तो ए तो जो है वही पूरे समय कर रहा है काम को, लेकिन कह रहा है बी आधे समय काम करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा, जरा समझिएगा इसको। ए तो भाई पूरे समय कर रहा है लेकिन बी आधे समय कर रहा है। आप ये समझिएगा, मान लीजिए टोटल काम, अगर लेट टोटल वर्क, ठीक है, फिनिश इन एक्स डेज, ठीक है। हमने क्या मान लिया भाई, टोटल वर्क एक्स डेज में फिनिश होता है। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर समझिएगा, ये हमसे कह रहे हैं एक दिन में 3 काम करता था, अब एक्स दिन में खत्म कर रहे हैं तो ये भी एक्स दिन लग जाएगा। तो हमने कहा ये तो पूरे दिन काम कर रहे हैं ना, तो अगर एक्स दिन में खत्म कर रहे हैं तो ये तो टोटल एक्स दिन तक काम करेगा। मतलब एक दिन में 3 काम कर रहा था तो एक दिन तक 3x काम कर लिए होंगे इसने। प्लस अब हमें तो 60 काम करवाने हैं ना, तो ये बी जो था, बी भाई पूरे एक्स दिन काम नहीं कर रहा था, कह रहा है बी तो भाई आधे दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा x/2 दिन काम कर रहा होगा, लेकिन एक दिन में 2 दिन काम कर रहे हैं तो x/2 में कितने काम कर लेंगे, 2 × x/2 काम कर लेंगे। और ये जो टोटल काम है वही तो काम तो खत्म हो गया ना, तो काम तो 60 हो गया यहाँ पर। तो अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो देखिए 3 × 2 = 6x ही हो जाएगा, प्लस 2x और अपन 2 ये आएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो 120 यहाँ से आ जाएगा, और 6 2 8x हो जाएगा। 8 से इसको डिवाइड करें, 8 1 = 8 और 8 5 = 40, तो x = 15 डेज आ जाएंगे, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा था भाई आप ये बता दीजिए हमको टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो 15 दिन, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। तो इसको समझिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यहाँ पर ही कर लेते हैं क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है भाई हमसे, ये कह रहा है एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तक जाने में लिया गया समय धारा के अनुकूल उस समान दूरी तक जाने में उसके द्वारा लिया गया समय दुगना है। तो भाई मान लीजिए डिस्टेंस अगर d होती, तो एक बार कह रहा है अनुकूल, यानी कि जो है डाउन स्ट्रीम जा रही है, और एक बार डिस्टेंस स्ट्रीम है, और एक बार अप स्ट्रीम जा रही है या फिर प्रतिकूल जा रही है, ठीक है। तो ये आपका टाइम का रेशियो आ गया, लेकिन हमसे कह रहा है कि प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तक जाने में लिया गया समय अनुकूल समान दूरी तक जाने में उसके द्वारा लिए गए समय का दुगना है। तो अनुकूल जो जा रहा है, यानी कि ये आपका डाउन स्ट्रीम जो जा रहा है, उसमें जो लिया गया समय है, जो डाउन स्ट्रीम जा रहा है उसमें लिया गया जो समय है वो इसका दुगना है यहाँ पर। तो ये जो समय लिया गया है ये इसमें जो, तो ये इसका दुगना है, ठीक है। तो इसको भी हम 2 टाइम्स ही कर दें, क्योंकि ये आप ऐसा समझ लीजिए, इसको बार बार अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर हम एक बात ये भी तो सोच सकते हैं कि भाई स्पीड यहाँ पर ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लग रहा होगा ना, टाइम कम लग रहा होगा तो इससे टाइम ज्यादा लग रहा होगा, तो इससे टाइम ज्यादा लग रहा होगा यहाँ पर, तो इससे तो टाइम ऑलरेडी ज्यादा लग रहा है, तो ये टाइम नहीं तो 1 सेकंड, ये हम यहाँ पर कर देते हैं 2, ये होगा इसका 2 टाइम्स है ना, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई इसका टाइम जैसे 2 टाइम्स लग रहा है इसका, ठीक है। तो इसका 2 टाइम्स इसे लग रहा होगा, क्योंकि इससे टाइम ज्यादा लग रहा होगा ना। तो ये अगर मान लीजिए 2 घंटे लेता है तो इसे 4 लग रहे होंगे, तो 2 का 2 लग रहा होगा इसे, ठीक है। तभी तो बराबर होंगे यहाँ पर, ऐसे समझिए इसको। तो अच्छा डी से डी तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको x - y x + y जो कि रेशियो चाहिए होता है वो यहाँ से मिल जाएगा, निकाल लीजिए x + y अपॉन x - y, यानी कि ये वाली जो हो गई वो आपकी डाउन स्ट्रीम हो गई स्पीड, और ये वाली अप स्ट्रीम हो गई। अप स्ट्रीम मतलब प्रतिकूल और ऊपर अनुकूल। तो अब देखेंगे तो x + y कितना आ जाएगा, तो x + y x - y 2:1 का आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया इसका। अब हमसे कह रहा है यदि धारा की गति 3 km/h हो जाए, यानी कि बाइक की स्पीड दे रखी है, और हमसे कह रहा है तो नाव को धारा के प्रतिकूल 52 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। भाई टाइम बता दीजिए हमको, कह रहा है x - y से, ठीक है, x - y से जा रही है मतलब प्रतिकूल जाने में, और 52 किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस दे रखी है, इतनी डिस्टेंस में जाने में आपका प्रतिकूल जब जा रही है तो टाइम बता दीजिए हमको। तो अब आप 3 पहले तो लगाकर x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब आप यहाँ पर लगा देंगे तो x + 3, ये पूरे लिखना नहीं पड़ेगा, आप इसको मन में भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ज्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। ये तो x + 3 हो जाएगा, ये 2x - 3 2 = 6, आप देखेंगे 6 3 तो 9 हो जाएगा, और 2x - x x ही हो जाएगा, तो ये 9 किलोमीटर/h आ गई। ये जो है बोट की स्पीड, बोट की स्पीड आ गई। अब आप बता दीजिए हमको टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कह रहे हैं 52 किलोमीटर में, और स्पीड कौन सी लगेगी, कह रहे हैं डाउन स्ट्रीम वाली, तो x है 9, और भाई 9 और माइनस y कितना है, y तो 3 दे ही रखा है यहाँ से, ये 52 अपॉन 9 में से 3 गया 6,
9 में से 3 गया 6, तो ये आ जाएगा आपका। तो आपका आंसर में भी फ्रैक्शन में ही आ रहा है यहाँ पर। तो आंसर हाँ फ्रैक्शन में ही आ रहा है। तो आप इसे देखेंगे 6 8 जा 48 और 48 50, ये 4 बचा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 होल 2/3। और ये क्या है आपका टाइम है यहाँ पर, तो ये इतने आवर आ जाएगा। ठीक है, तो 8 होल 2/3 आवर, और आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है भाई एक व्यक्ति ने अपनी गति को 15 किलोमीटर पर आवर की गति से बढ़ा लिया। ठीक है, और उसके बाद यात्रा का समय 10 घंटे से 8 घंटे लग गया। तो मतलब पहले क्या कर रहा है वो, मान लीजिए पहले उसकी स्पीड बी थी। ठीक है, बाद में क्या किया, स्पीड b+15 कर ली। ठीक है, बी स्पीड को बढ़ा लिया अपने और इतने किलोमीटर पर आवर कर ली। ठीक है, पहले 20 किलोमीटर पर आवर थी। अब उसके बाद ये कह रहा है भैया 10 घंटे से 8 घंटे तक का समय कर लिया, मतलब कह रहा है यात्रा का समय 10 घंटे से 8 घंटे लगने लगा। तो भैया स्पीड यहाँ पर कम थी ना, तो पहले 10 घंटे लग रहा था समय। समझ रहे हैं आप? पहले टाइम लग रहा था 10 आवर, और बाद में भैया T2 हो गया, वो टाइम लगने लगा उसे 8 घंटे। तो अब हमसे ये कह रहा है कि अपनी नई गति से 350 किलोमीटर। ठीक है, तो जो b+15 है उससे जो है हमको ये बताना है कि 375 किलोमीटर गया वो, तो टाइम कितना लगा ये बता दो हमको। ठीक है, कितने समय में तय कर लेगा वो। देखिएगा क्या करते हैं हम यहाँ पर, तो b है और हमसे कहा है ये b+15/8 हो जाएगा। तो आप ये बताइए हमसे कि यहाँ पर पहले स्पीड b से जा रहा था तो 10 घंटे लग रहे थे, तो b+15 से जा रहा था तो 8 घंटे लग रहे हैं। दोनों जगह डिस्टेंस तो नहीं दी है, डिस्टेंस तो हमारी सेम ही रहने वाली है। ठीक है, डिस्टेंस हमारी सेम होगी, तो बस हम यही कर लेते हैं डिस्टेंस। तो हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम ही तो होता है। तो स्पीड इंटू टाइम हम फर्स्ट कंडीशन में निकालें, तो स्पीड है b इंटू T1। ठीक है, और इक्वल टू v इंटू T2 होगा। समझ रहे हैं हम? तो v इंटू T1 यानी कि b तो हमें को निकालना ही है भैया, और T1 10 दे रखा है, और b बता दीजिए आप, b+15 कर लिया इनने पहले का, और इंटू T2 कितना है हमारा 8 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करके थोड़ा सा निकाल लीजिएगा, 10 इंटू वी इक्वल टू 8v हो जाएगा यहाँ से, प्लस 15 8 120 हो जाएगा। ठीक है, 8b में से 10b में से 8b के 2b यहाँ से बच जाएगा, और ये आपका 120 हो जाएगा। तो b की स्पीड बता दीजिए, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर पहले थी इसकी स्पीड। हमसे क्या कह रहा है, हमसे तो पूछ रहा है कि भाई b+15 से जब 375 किलोमीटर में जाने का टाइम बता दीजिए। तो बताइए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई डिस्टेंस है हमारी कितनी, ये 375 दे रखी थी इन्होंने, ये 375 किलोमीटर, और अपन स्पीड कितनी है, कह रहे हैं नई स्पीड है कौन सी, b+15, तो यानी कि 60 + 15। तो बस इतनी से ही हमें करना था यहाँ पर, 375 और 60 75। ठीक है, तो ये 75 से आप कैंसिल आउट करेंगे, इसे 5 जा चला जाएगा, ये पूरा ही जा रहा है, आप कर सकते देख सकते हैं, मल्टीप्लाई इसकी 75 5 जा 375 होते हैं, तो 5 आपका आवर लगने वाले हैं इसको। ठीक है ना, तो यहाँ से हम इसको इजीली कर सकते थे, तो 5 आवर लग सकते हैं यहाँ पर। और इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है तो थोड़ा सा वहां पर भी अप्रोक्सीमेशन में ही सोचिएगा। देखिए 5 है, ऊपर भी 5 है, 2 जा नहीं जाएगा, इवन नंबर में तो जाएगा नहीं। आप सोच सकते हैं कि 7 है, तो 7 है, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। ठीक है, तो 35 से भी ज्यादा है यहाँ पर, तो लगभग 5 बार में जा ही सकता है, 6 बार में तो और ज्यादा हो जाएगा 42, तो 6 बार में नहीं जाएगा। तो इसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रेन का क्वेश्चन दे रखा है हमसे, कह रहे हैं 2 ट्रेन है 35 मीटर पर सेकंड और 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से विपरीत दिशा में चलिए। समझिएगा, एक ट्रेन मान लीजिए ये जा रही है, इसकी स्पीड है 35 मीटर पर सेकंड, और एक स्पीड भैया ट्रेन इधर से आ रही है वो है 45 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमसे कह रहा है ये है स्पीड से इसकी, तो कह रहा है 12 किलोमीटर की दूरी से उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो ये मान लीजिए इसकी ये दोनों 12 किलोमीटर की दूरी पर हैं खड़ी हुई। ठीक है, तो इसे पार करने में टाइम कितना लगेगा वो पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, तो ये बात आप देखिएगा, ये किलोमीटर में है। अच्छा, 1 किलोमीटर में तो बस कुछ नहीं, हमें रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगाना है। आपको पता है कि अगर ये ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड ऐड हो जाती है इनकी। ठीक है, रिलेटिव स्पीड से स्पीड ऐड हो जाएगी, लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में जाती है तो सब्सट्रैक्ट हो जाती है। तो आप देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, स्पीड तो जो हो जाएगी वो दोनों ऐड हो जाएंगे भाई, 35 + 45। बताइए भाई कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा आपका। तो 80 मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन हमें तो ये डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखी है, तो किलोमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं,
तो मीटर पर सेकंड को अगर आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो भाई किलोमीटर में कर रहे हैं ना, तो किलोमीटर बड़ा होता है, तो आप याद रखिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करते हैं तो मीटर छोटा होता है, तो मीटर छोटा होता है तो छोटा वाला फैक्टर नहीं 55 ऊपर होता, तो हो जाता 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं तो मीटर पर सेकंड छोटा होता है, तो छोटा वाला फैक्टर ऊपर आएगा नहीं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किलोमीटर बड़ा होता है, तो ऊपर बड़ा वाला यानी कि 18 ऊपर रखें तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखेंगे 5 वन जा 5 और 5 6 जा 30 हो जाएगा। अब 16 8 जा 128, 12 कैरी और 16 1 जा 16, 17 18 और ये आपका 28, इतना किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई इसकी। ठीक है, अब आप लगा दीजिए, अब हमको तो टाइम ही तो निकालना है 12 किलोमीटर में, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस आपकी 12 और स्पीड आपने देख ली 288 आ जाएगी। अच्छा, ये तो आवर में आएगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटा बन रहा है नीचे, तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करें, मिनट में बदल दें क्योंकि आंसर आपका मिनट में दे रखा है। तो देखिए 4 3 जा 12 और इसे काटेंगे 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 3 से भी अगेन कट रहा है, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। ठीक है, अब 6 से काट दीजिए, 6 10 जा ये है और 6 4 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, ये आ गया आपका, तो 5/2 आ रहा है। आप समझिए इसको, 5/2 का मतलब क्या है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 और 1, ये आ गया आपका 2 होल 1/2। और ये आप इसको भी आप कन्वर्ट कर लीजिए मिनट में, सेकंड में, तो ये आप देखेंगे 2 प्लस और ये 30, तो यानी कि 2 मिनट और 30 सेकेंड। ठीक है ना, तो 2 मिनट 30 सेकेंड में ये 12 किलोमीटर की दूरी चल लेंगी दोनों ट्रेन मिलकर। ठीक है, और यही अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती तो स्पीड हम इनको सब्सट्रैक्ट कर देते। ठीक है, तब हम निकालते हैं यहाँ पर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, हमसे क्या कह रहे हैं, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत बड़ा सा लग रहा है देखने में, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे किसी पर्यटक ने कर्नाकुलर टाउन से वडोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। 10 नवंबर 2021 को प्रवेश किया उसने। ठीक है, और उसके बाद हमसे क्या कह रहे हैं, ट्रेन में प्रवेश किया और ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 पर चलती है। इस टाइम पर तो वहां से चल दी। उसके बाद हमसे कह रहे हैं 12 नवंबर 2021 को, अब हुआ क्या, 12 नवंबर 2021। ठीक है, इतने को 14:10 पर, 14:10 इतने टाइम पर बड़ोदरा पहुंच गई वो वहां से। ठीक है, यहाँ से चली और यहाँ से ये पहुंच गई बड़ोदरा। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस दे रखी है भाई हमको 1896 किलोमीटर, इतना दे रखा है, तो पर्यटक की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल बताइए। औसत चाल हमको निकालनी है। ठीक है, तो औसत चाल के लिए हमें क्या निकालना होता है, ठीक है, चाल के लिए हमें डिस्टेंस अपॉन, अगर हम यहाँ पर चाल निकालना है स्पीड इक्वल टू, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस दे रखी, टाइम हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो भाई टाइम जरा सा थोड़ा सा इसको सावधानी से निकालिएगा, कैसे हम निकालें देखिए। जो पहले तो हम 10 नवंबर की कहानी देखते हैं, ये चलिए 22:40 पर। ठीक है, 10 नवंबर को। ठीक है, तो 22:40 10 नवंबर को आप ऐसे समझिए, 10 नवंबर से अगर हम 11 नवंबर 22:40 तक ही आ जाएं, ठीक है, तो 10 नवंबर से अगर हम आ जाएं 10 नवंबर 2021, इससे अब अगर हम आ जाएं यहाँ से 11 नवंबर 2021, 11 नवंबर 2021 और 22:40 पर चली थी ना, तो 11 नवंबर को ही 22:40 पर, यहाँ तक तो 24 घंटे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे ही इसको कीजिएगा। तो पहले यहाँ तक आपने आ जाइए 11 तक, अब हमें 12 नवंबर तक 14:40 तक चलना है। अभी तो हम 11 नवंबर पर चल रहे हैं, लेकिन 22:24 पर, तो हमें मैक्सिमम 24 घंटे तक जाना है, तभी तो ये 11 नवंबर खत्म होगी। तो पहले 11 नवंबर को खत्म कीजिएगा। तो 11 नवंबर को आप खत्म करेंगे तो आप देखेंगे 40 मिनट तो ये होगा और 20 मिनट और इसमें बढ़ा दें, समझिएगा इसको ध्यान से, 40 मिनट 20 मिनट अगर और बच जाए तो ये 23 घंटे हो जाएंगे। 23 घंटे और 24 घंटे टोटल होते हैं दिन में, तो 1 घंटा 20 मिनट तो भी इसके पास और बचे 11 नवंबर के। ठीक है, तो 24 घंटे वहां से चलने को मिल गए इसके पास, 1 घंटा 20 मिनट यहाँ से चलने को मिल गए 11 नवंबर में। फिर ये तो 12 नवंबर आएगी। अब 12 नवंबर में कितना चलना है, तो 12 नवंबर में तो चलना ही 14 घंटे 10 मिनट है। ठीक है, तो 12 नवंबर वाली बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये बात आपको इतना नहीं सोचना, वहां पर आप दिमाग में इसको कैलकुलेट कीजिएगा। तो 14
और 10, ठीक है, 14 10 यानी कि 14 घंटे और 10 मिनट और चलना है इसे, यानी टोटल टाइम इसके लिए 10 नवंबर 22:40 से लेकर 12 नवंबर 14:40 तक दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, इतना ही टाइम लग रहा है। तो बस इतना टाइम लग रहा है, तो टाइम ही निकालना हमारा काम था। आप जोड़ लीजिए इसको, देखिए 24 घंटे यहाँ से, ये 25 घंटे, अगर आप इस सबको जोड़ते हैं तो यहाँ से जोड़ लेते हैं 24 और ये 1 घंटा 20 मिनट, 14 घंटे 10 मिनट, 20 और 10 30 मिनट, तो ये हो गए 4 4 8 और 1 9, 2 और 1 3, यानी कि 39 आवर और 30 मिनट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ये समझिएगा, ये 39 आवर 30 मिनट का मतलब 1/2 आवर है ये, ठीक है, 1/2 आवर है। इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिएगा, 30 30 70 39 टू सा कितना होता है 78 और 79/2, ठीक है, इतना हो जाएगा ये। तो ये हमारा क्या आ गया, ये तो हमारा टाइम आ गया भाई, ठीक है। और डिस्टेंस हमको दे रखी थी, कितनी दे रखी थी डिस्टेंस यहाँ से, तो ये जो डिस्टेंस इन्होंने दे रखी थी हमने लिखी नहीं कि यहाँ पर 1896, ठीक है, इतना किलोमीटर है। और ये इतने घंटे आ गए हमारे, इतने घंटे आ गए, और ये हमारा किलोमीटर में दे रखा है। तो आप निकाल लीजिए टाइम इक्वल टू 1896 अपॉन 79 और ऊपर 2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए आप 80 के समथिंग है, 8 2 16, यहाँ से अगर इसको कैंसिल आउट करें यानी 2 जा ही जाएगा, 3 जा तो ज़्यादा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 8 2 16 और 8 3 24 ज़्यादा हो जाता है। और फिर देखें 9 4 जा जाएगा, 4 जाएगी तो 6 9 4 36 होता है, 6 मिल जाएगा हमको लास्ट अप्रोक्स में, आप देख लीजिए इसको। अब 24 2 जा कितना होता है 48 होता है, ठीक है। तो 48 आवर इसको लग जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो 48 आवर नहीं, ये हम टाइम नहीं स्पीड निकाल रहे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड, ठीक है, स्पीड निकाल रहे हैं यहाँ से। तो स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी यहाँ से। तो समझ रहे हैं इसको, हम यहाँ से क्वेश्चन को भाई बिल्कुल यहाँ से अप्रोक्सीमेशन लगा कर निकाल सकते हैं, ऐसा ही नहीं आप पूरा डिवाइड ही करना है इसको बैठने, और डिवाइड भी वैसे कितनी देर में कर लेंगे आप, केवल जितना बड़ा नंबर भी नहीं, छोटा सा नंबर है तो आप डिवाइड भी आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल अगर अप्रोक्सीमेशन लगा ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 48 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी यहाँ से आपकी। देखिएगा नेक्स्ट हमारा, तो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये आपका डेटा हैंडलिंग का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिएगा ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टॉपिक के लिए ले रहे हैं, जो डेटा हैंडलिंग का आपका टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में दे रखा है उसका है यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं मीन डेविएशन ऑफ डेटा, तो मीन डेविएशन निकालना है भैया यहाँ पर। तो मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो 10 4 7 10 5 एंड 7, तो हमको क्या निकालना है यहाँ से, मीन डेविएशन निकालना है। तो भाई मीन डेविएशन का पहले तो हम आपको फॉर्मूला बता दें क्या होता है, ठीक है। हालांकि ये हमने आपको स्टैटिस्टिक्स में सारे फॉर्मूले लिखा रखे हैं, उससे आप देख सकते हैं। तो मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है 1/n, यहाँ पर n नंबर्स होते हैं, कितने नंबर्स हैं, तो 1/n मॉड ऑफ 1/n समीशन मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार, ठीक है। बस इतना सा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर x बार क्या होता है, x बार होता है मीन ऑफ नंबर्स, ठीक है, मीन ऑफ नंबर्स। तो मीन ऑफ नंबर x बार होता है यहाँ पर, और x क्या होता है, x तो ऑब्जर्वेशन ही होते हैं, ये आपके नंबर्स हम बोलते हैं, x ऑब्जर्वेशन या फिर नंबर, और n होते हैं नंबरों की संख्या यानी कि काउंटिंग ऑफ नंबर्स। अब देख लेते हैं यहाँ से ये फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले तो हमें मीन की जरूरत पड़ेगी, तो हम मीन निकाल लें यहाँ पर, ठीक है। तो मीन या फिर इसको x बार बोल देते हैं। तो ये कैसे आ जाएगा आपको, तो देखिए 3 10 आपका 13 और 23 23 27 और 27 ये 34 आपका 44 44 49 49 और ये 56 तो ये आ गया, ठीक है। और हम क्या करते हैं मीन निकालते हैं, तो सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर, तो नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो आप देखेंगे 8 7 56, तो भाई 7 आ गया आपका मीन। आप समझिएगा इसको हम कैसे निकालेंगे, ये समीशन क्या मतलब होता है, ये हम पहले हम निकालेंगे x पहला ऑब्जर्वेशन माइनस दिस और दिस वन फिर माइनस सेकंड वाला, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम सब से मीन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, और उसका मॉड का मतलब क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे उसकी। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, हम निकाल लेते हैं पहले। अब देखिए
अगर हम x माइनस एक्स बार निकालें तो पहला ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये दिस वन माइनस दिस वन, ठीक है। तो x में से अब 7 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, लेकिन हमें मॉड वैल्यू चाहिए तो यानी कि कितना हो जाएगा, पहले तो 1/n, n की जगह 8 लिख लेते हैं, ठीक है, ये 1/n। अब समीशन x माइनस एक्स बना 3 माइनस 7, माइनस का 4 आएगा लेकिन मॉड में प्लस का 4 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस दूसरे वाले ऑप्शन में से ये घटाइए तो 10 माइनस 7, माइनस का 3 आएगा लेकिन मॉड वैल्यू चाहिए 3 हो जाएगी, और उसका समीशन कर दिया तो सम आ गया। फिर सम कर देंगे इसका, नेक्स्ट वैल्यू में से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 7 माइनस 3, फिर से 3 आएगा, और 4 में से 7 गया भाई माइनस का 3, 4 में से 7 गया आपका माइनस का 3 आएगा, नहीं 10 में से 7 जाता तो प्लस 3 आता, 4 में से 7 गया माइनस 3 तो भी प्लस 3 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 में से 7 गया 0 बच गया, ठीक है, प्लस 10 में से 7 गया प्लस 3 ही बचा, और 5 में से 7 गया आपका माइनस का 2 बचा लेकिन पॉजिटिव लेंगे वैल्यू, और 7 में से 7 गया फिर से 0 बच गया, ठीक है। तो ये आ गई आपकी वैल्यू। अब समझिएगा थोड़ा, अब बस अब कुछ नहीं करना हमको। अब देखिए 4 3 7 3 10 और ये प्लस आएगा 7 3 10 और 13 13 3 आपका 16 और 2 18, ये आ गया आपका। तो अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल लें तो क्या हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार हमारा। हाँ जी, तो फ्रैक्शन ही वैल्यू आएगी हमारी। यहाँ से देखिए 8 2 जा 16 और 2 बचा, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, ठीक है। तो हमारे 2.25 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, यहाँ पर मीन डेविएशन का फॉर्मूला, और ये हमने वैसे स्टैटिस्टिक्स में सारे फॉर्मूले इसके बिल्कुल लाइन से आपको लिखाए हुए हैं, आप उससे चेक कर सकते हैं एक बार एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, कह रहा फाइंड द मीडियन, मीडियन निकालनी है आपको, ठीक है। तो मीडियन डेटा आपको दे रखा है 23 4 8 20 और 2, ठीक है। इसका आपको मीडियन निकालना है। हमेशा मीडियन क्या होता है, तो मीडियन होता है मिड वैल्यू, लेकिन मीडियन निकालने से पहले आपको डेटा को एस्केंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एस्केंडिंग ऑर्डर में अरेंज जरूर कर लीजिएगा इसको। तो पहले देखिए आप 2 होता है सबसे छोटा यहाँ पर, और दूसरा इसके बाद हम देखते हैं 4 ही आ रहा है आपका सीरीज में, 4 अरेंज कर लीजिए। 4 के बाद आपका 5 आ रहा है, और 5 के बाद आपका 6 आ रहा है, ठीक है, 4 5 6, और यहाँ से ये आ गया 4 5 6 आ गया। उसके बाद क्या 11 से छोटा है कोई, अभी 8 भी बचा है हमारा, तो 8 आ जाएगा इसके बाद, और 8 के बाद हमारा 11 आ जाएगा भाई, और 11 के बाद आपका केवल 20 आ जाएगा, और 20 के बाद 23 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ध्यान से देखिएगा इसको, तो ये आ गया हमारा। अच्छा, आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से ये देखिएगा, अगर 8 है तो इसका मिड वैल्यू क्या, मीडियन क्या होगा, इवन होता है तो मीडियन आपकी 2 टर्म डिवाइड बाई 2 होती है, जैसे कि 8 है तो 8/2 यानी 4th टर्म प्लस 4 के आगे 5th टर्म, 4 प्लस 5, तो आप 5 टाइम तक ही लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 हम यही तक लिख सकते थे, ये हमें अरेंज करने की जरूरत थी नहीं। तो आप ये सोचिएगा, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको पता लग जाएगी। तो ये 3 नंबर आप बिल्कुल ही लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इन दोनों का नंबर ही तो आपका ऐड करके 2 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यही तो मीन होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन हो जाएगा 6 + 8/2, और 6 6 आपका 12 13 14 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो हम यही कर सकते थे बस खाली, तो 7 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमको इसमें ये दे रखा है कि आपका डाटा फ्रीक्वेंसी 5 रिप्रेजेंटेड टेलीमार्क, टेलीमार्क का क्वेश्चन है। तो टेलीमार्क में 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते, तो भाई 1 2 3 4 तो ऐसे ही कह देते हैं, और 5वां 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्रॉस कर देते हैं 1 2 3 4 5, जैसे कि फिर से देखिए 1 2 3 4 4 डंडे तो ऐसे खींचते हैं, 5वां डंडा इसको क्रॉस करते हुए खींचते हैं, और राइट साइड से खींचते हैं, ऐसा हम खींचेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये सही है आपका, ठीक है, ये सही है। अगर हमने ऐसे खींच दिया ये गलत है, ठीक है, या फिर हमने यहाँ से खींच दिया तो भी गलत हो जाएगा। तो इसको देखिएगा, हम यही वाला सही होगा, राइट साइड से ही खींचना है, राइट डायगोनल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है इफ इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन मीडियन, अच्छा मीन दे रखा है और मीडियन दे रखा है, मीन और मीडियन दोनों चीजें हमको दे रखी है। क्या दे रखा है, मीन दे रखा है आपका 11 और मीडियन 12, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है मोड पूछ रहा है, तो बताइए मोड क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला हमने डायरेक्ट आपको लिखा रखा है, मैं कहा भी था जो टीजीटी के लिए हमने जो आपके स्टैटिस्टिक्स कराया है उसमें ये बिल्कुल यहाँ पे मेंशन है। तो मोड इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आप देख लीजिए, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, ठीक है,
3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है। बस इतना सा फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू लगा दीजिए आप। तो बताइए मोड 3 इंटू मीडियन कितनी है आपकी 12 माइनस 2 इंटू मीन कितना है आपका 11, 12 3 ज़ा 36 माइनस 22, ठीक है। आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 ये आ जाएगा आपका और ये 1 आ जाएगा, तो 14 आपका यहाँ से मोड हो जाएगा, ठीक है। तो मोड आपका 14 यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, तो हम यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द बार ग्राफ अमंग द 4 आपकी क्लासेस का बार ग्राफ यहाँ पर दे रखा है। कह रहा है विच क्लास हैज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल को इंक्लूड करते हो, ठीक है। लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, तो पहले तो आपको हर साल में आपके 5th में देख लीजिएगा कितने स्टूडेंट, तो 5th में आप अगर सम करके देखें तो 65 प्लस 50, तो आप देखेंगे 60 आपका 50 110 और आपका 110 120 123, तो इसमें हो जाएंगे 5th क्लास में। 6th क्लास में देख लेते हैं। 6th क्लास में आपके 100 और 116 हो जाएंगे, ठीक है। और आपका देख लीजिए 7th क्लास में, तो आपको सम तो इसमें करना ही पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो 60 120 122 हो जाएंगे इसमें। ये आपका 60 120 ही है आपके। कौन सा क्लास है ये 8th क्लास, तो यहाँ पर 120 है। बता दीजिए भाई कौन सी क्लास में सबसे हमसे पूछा था मिनिमम है, तो मिनिमम किस में आपके 116 ही लग रहा है मुझे तो मिनिमम, ठीक है। तो 6th क्लास आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि मोड पूछा हुआ है, ठीक है ना। मोड पूछा है हमसे और डेटा क्या दे रखा है। अच्छा डेटा हम नहीं लिखते, आपको तो स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहा होगा, देख लीजिएगा। तो आप देखेंगे 8 जो है 8 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार है, 8 3 बार है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 3 बार फ्रीक्वेंसी, तो मोस्टली जो आया हुआ था नंबर या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही मोड होता है। तो आपका 8 हो जाएगा यहाँ पर मोड, तो मोड इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इन हिस्टोग्राम यहीं पर आ जाएगा। तो कह रहा है भैया हिस्टोग्राम की बात है, हिस्टोग्राम की हाइट जो है, ठीक है ना। हिस्टोग्राम की हाइट आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है, तो याद रखिएगा हिस्टोग्राम आपने देखा होगा ऐसे करके हम बना देते हैं, ठीक है। इक्वली डिस्टेंस पर होते हैं आपके, ठीक है। और इक्वली इसकी आपकी मोटाई भी यानी कि ब्रेथ जो होती है वो भी इक्वल होती है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो हाइट होती है इस साइड को हम लिखते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और इस साइड मान लीजिए एज या फिर आपका कोई भी डेटा यहाँ पर दे रखा है वो नीचे लिखते हैं। तो इसकी हाइट क्या बताती है भाई, फ्रीक्वेंसी बताती है, हाइट इसकी फ्रीक्वेंसी बताती है। तो यहाँ पर इसका आंसर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो पिक्टोग्राम की हाइट क्या बताएगी आपको, सॉरी पिक्टोग्राम नहीं हिस्टोग्राम की हाइट क्या बताएगी आपकी, फ्रीक्वेंसी बताएगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहीं पर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये आपका चार्ट दे रखा है, कह रहा है मार्क्स स्कोर्ड बाय क्लास 9th, ठीक है। क्लास 9 में जो एक स्टूडेंट ने मार्क्स स्कोर किया उसका आपका पाई चार्ट दे रखा है, देखिएगा आप इससे थोड़ा सा। कह रहे इफ द टोटल मार्क्स 1800, टोटल मार्क्स दे रखे हैं भाई 1800। फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स स्कोर्ड बाय साइंस एंड मैथ। इसमें तो साइंस और मैथ्स में हमको जो स्कोर किए गए हैं उसका डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताना है क्या, हमसे कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स स्कोर्ड इन साइंस एंड मैथ, ठीक है। तो आप एक बार बताइए 1800, इसको हमें कुछ ज़्यादा नहीं करने के लिए, तो आप ऐसे सोचिए ये जो पाई चार्ट है ये पूरा सर्किल है। सर्किल कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो 360 डिग्री का तो बनाता है। यानी 1 डिग्री की वैल्यू अगर हम निकालें तो 360 से हम टोटल को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1800 तो 360 डिग्री में आए होंगे ना मार्क्स पूरे। तो 1 डिग्री में कितना आएंगे, 360 से डिवाइड कर दिया, 1 डिग्री में इतने मार्क्स आ गए। तो हमको तो चाहिए मैथ्स का और साइंस का डिफरेंस। तो मैथ्स में कितने हैं भाई यहाँ पर, तो मैथ्स की बात करें तो आप इसमें मैथ्स में देखिएगा तो मैथ्स में आपका जो है 84 है, ठीक है। शायद पाई चार्ट से आपको पता लगेगा ये बात। और यहाँ पर देखिए पाई चार्ट में जो साइंस है, तो साइंस की वैल्यू भाई आपका लाइनिंग आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से जो 82 है ये आपकी साइंस में। तो इनका डिफरेंस कितना है, 2 ही तो है, तो 2 की वैल्यू हमको निकाल लिए। मतलब 1800 जब 360 हो रहा तो 2 डिग्रीज की वैल्यू बता दीजिए, तो इससे ये कट जाएगा, ये 10 जा और ये 2 जा, ठीक है। तो ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो आंसर आपका 10 ही आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि आंसर आपका कितना आ जाएगा, इससे 10 आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 डिग्री हो जाएगी। इसके जो डिफरेंस हो जाएगा मैथ्स और साइंस का डिफरेंस 2 डिग्री का हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं इन अ सिंगल थ्रो, यहीं पर आ जाएगा शायद, ये तो दिखाई दे रहा होगा, विजिबल होगा। कह रहा है इन अ सिंगल थ्रो अ डाइस, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। भैया एक डाइस है, डाइस में कितने नंबर होते हैं, 3 4 5 और 1 6, यही तो नंबर होते हैं, 6 के अलावा कोई नंबर होता है क्या। तो यहाँ पर ग्रेटर 4 से कितने 2 ही तो नंबर है, तो फेवरेबल चांसेस 2 और टोटल चांस 6 होते हैं। आपका 1/3 इसकी
प्रोबेबिलिटी बिल्कुल आ जाएगी। तो ये तो कुछ करना नहीं था हमको, आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो ये हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन हमारा अगेन पाई चार्ट का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैथ्स और ज्योग्राफी, बंगाली, इंग्लिश और हिस्ट्री, इसके आपको मार्क्स डिग्रीज में दे रखे हैं, ठीक है। हमसे ये कह रहे हैं, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये कह रहा है भाई टोटल जो है, टोटल मार्क्स वो आपके दे रखे 540। अच्छा 540 है तो आप इसको पूरा ना निकालेगा, आप ऐसे सोचिए 540 है, ये कितने डिग्री में आए होंगे, ये तो पूरे पाई चार्ट की वैल्यू होगी ना, क्योंकि टोटल मार्क्स है तो 360 डिग्री तो होगा पूरा पाई चार्ट, तो 360 डिग्री में जो होंगे वो 40 मार्क्स आए होंगे, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहे डिफरेंस इन मार्क्स बिटवीन बंगाली एंड इंग्लिश, तो बंगाली और इंग्लिश, बंगाली और इंग्लिश का डिफरेंस पूछा है, तो बता दीजिए भाई बंगाली में कितने, तो आप कहेंगे बंगाली 55 और इंग्लिश 100, तो इसका डिफरेंस आप देखेंगे तो 5 और 45 आपका इसका डिफरेंस हो जाएगा, मतलब ये 540 जो थी वो 360 की वैल्यू थी, आपको 40 डिग्री की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो 45 डिग्री की, तो देखिए इससे ये कट जाएगा और आप इससे काट लीजिए, 9 6 ज़ा 54 और 9 4 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यहाँ से हो जाएगा। तो आप इससे देखेंगे 45 3 ज़ा, तो आप 120 और 135 ये हो जाएगा और अपन 2 हो जाएगा, इससे काटिएगा 2 7 ज़ा नहीं 2 6 ज़ा 12 13 7 और 0.5 67.5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तो ऐसे ही कीजिएगा इसको, बाकी हमें इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। कह रहे ए का वजन बी के वजन से 10 अधिक है, तो ए लिख लीजिए, आप बी लिख लीजिए, भाई बी से 10 अधिक है, ध्यान दीजिएगा। और सी जो है सी का वजन जो है बी का वजन सी के वजन से 10 कम है, तो बी का वजन जो सी के वजन से 10 कम है तो सी का 10 ज़्यादा होगा, ठीक है, तभी तो बी का 10 कम हुआ, तो इसको x + 10 मान लीजिए। अब हमसे कह रहे हैं कि सी का वजन 50 किलोग्राम, भैया सी का वजन 50 किलोग्राम है, यानी x + 10 ही तो 50 है, तो बता दीजिए x = 50 - 10 40 ही तो होगा, तो x की वैल्यू 40 आ गई। तो जब x की वैल्यू 40 आ गई तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ए और सी का औसत वजन बता दीजिए हमको, तो ए और सी पहले तो आप इसका औसत वजन निकालिए, तो x + 10 इन दोनों को जोड़ेंगे 2x + 20 / 2 x + 10 ही आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज ऑफ a + b, ठीक है, एवरेज हो जाएगा a और b का एवरेज कितना हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा। तो बताइए x की वैल्यू 40 है + 10, आंसर कितना आ जाएगा आपका 50 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है भाई 1 लीटर दूध का भार 930 किलोग्राम है, मतलब 930 किलोग्राम है, मतलब 1 लीटर में पानी नहीं मिला रहा होगा, तो 1 किलो की जगह कितना दे रहा है 30 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं ना, ठीक है, 1000 ml होते हैं 1 किलो में, तो या फिर 1000 ग्राम मानते हैं हम, और ये कह रहा है लेकिन है कितना 930 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह 930 ग्राम में तो करें 600 मिली में दूध बता दीजिए। तो बताइए 1000 ग्राम में 930 है, तो यूनाइटेड मेथड लगा देते हैं, तो 1 ग्राम में कितना होगा 930 अब बटे 1000, ये तो 1 ग्राम में हो गया। जब 1 ग्राम में इतना हो गया, हमसे तो कह रहा है भाई 600 ग्राम में बता दो हमको कितना होगा, समझ रहे हैं आप। जैसे कि 930 ग्राम में 1000 में तो 930 ग्राम है, तो 1 ग्राम में 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1 ग्राम में इतना होगा। जब 1 ग्राम में इतना है तो 600 ग्राम में बता दीजिए, 600 मल्टीप्लाई 0 0 और 0, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 3 ज़ा 18, 6 9 ज़ा 54 और 5, ठीक है, 558 इसका आंसर आ जाएगा ग्राम। तो आपका अगर हम बात करें कितने में 1000 ग्राम में इतने थे, तो आपका 600 ग्राम में कितना होगा दूध, तो 558 ग्राम होगा, 558 ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा भाई, यहाँ पर कह रहे 14 व्यक्तियों का औसत भार, देखिएगा इसको हम कैसे करते हैं और आप इसको पहले करके देखिएगा आप कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो पहले आप समझिएगा 14 लोग हैं, ठीक है, 14 पर्सन्स हैं, उनका एवरेज वेट है 76.5 kg, ठीक है। अब कह रहा है 82 ग्राम 75 ग्राम, समझिए यहाँ पर लिख लेते हैं 82 ग्राम 75 किलोग्राम और x किलोग्राम, ठीक है। ये 3 बंदे ऐड हो गए उस ग्रुप में, ये ऐड हो गए। उसके बाद कह रहा है 3 और व्यक्ति इनके साथ जुड़ जाते हैं, तो सभी व्यक्तियों को औसत भार 0.5 ग्राम इंक्रीज कर जाता है, इससे क्या वो 0.5 किलोग्राम इंक्रीज कर गया वेट सभी का। तो हमसे कह रहा है कि x का मान बता दीजिए। देखिए हुआ क्या था, हुआ ये था एक्चुअली कि 14 लोग थे, इनका वेट इतना था, अब तीनों लोग जुड़े होते, आप सोचिए जरा 76.5 किलोग्राम की जुड़े थे, तो एवरेज वेट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ये तो कह रहे हैं इनके 3 जुड़ने के बाद 0.5 बढ़ गया, तो 0.5 कैसे बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया, इसका मतलब इन तीनों का वेट जो था वो कितना होगा
तो आप समझिए कि इन तीनों का वेट अगर हम बात करें तो 0.5 इसका वेट जो है वो बढ़ गया। तो आप बहुत तरह से निकाल ऐसे सोचिए आप कि अगर 14 लोग हैं तो पहले तो उसने क्या करा होगा, वो अगर 76.5 था, ठीक है, तो इनका वेट मान लेते हैं हम 77 होगा, क्योंकि 0.5 इनका तो बड़ा होगा ही होगा, और इन्होंने इनका और बढ़ा दिया तो 77 इनका तो होगा। लेकिन ये 3 लोग थे ना, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ रहे हैं आप। मान लीजिए 76.5 तो पहले वेट था, लेकिन ये कह रहा था अब जब ये आ गए तो इतना वेट जुड़ गया 0.5, तो 0.5 जोड़े 77 हो गया। तो 77 उन तीनों का तो ऑलरेडी होगा ही, तो उन तीनों का वेट हमने देख लिया 77 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उन तीनों का वेट था, ठीक है। लेकिन हमसे कहा भाई तीनों का वेट तो ये तो अलग से था इनका, लेकिन इन्होंने क्या करा, इनका वेट थोड़ा और भी ज्यादा होगा, जिससे 0.5 में 14 लोगों को मिल गया वेट, ठीक है। तो यानी कि 14 लोगों का और 0.5 और बढ़ गया, समझ रहे हैं। 0.5 को क्या हम 1/2 लिख दें, नहीं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर पॉइंट हम लगाएंगे, तो आप ये समझ सकते हैं 7 ही तो वेट बढ़ा है इनका। तो आप देखिए अगर हम इससे मल्टीप्लाई 3 7 20 210 231 तो ये हो गया, प्लस 7 ये हो गया, यानी कि भैया इन तीनों लोगों का वेट 238 किलोग्राम ही तो था। तो भाई जब इन तीनों का वेट 238 किलोग्राम था और इन दोनों का वेट हमें दे रखा है, तो तीसरे वेट का हम 238 में से घटा दें दोनों के वेट को, ठीक है। आप देखेंगे 7 7 14 150 157 किलोग्राम तो इन दोनों का वेट था, यहाँ से जो था 157, तो 157 अगर हम इसमें सब्सट्रैक्ट कर दें तो 8 में से 7 गया 1, 3 13 में से 5 गया 8, तो 81 किलोग्राम भैया एक्स का वेट था। यानी कि जो तीसरा बंदा जुड़ा था ये एक्स वाला, उसका वेट कितना था, तो आप कहेंगे उसका वेट 81 kg था। समझ पाए आप क्या इसको, तो देख लीजिए फिर से सॉरी 14% थे 76.5 kg था भाई वेट, कोई बात नहीं। अब हमसे कहा तीन लोग जिनका 82 75 और x किलोग्राम इतना वेट था, और ये आके जुड़ गए इसमें 0.5 बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया, तो हमने ऐसा सोचा कि भाई 0.5 बढ़ गया तो इन तीनों का वेट मान लेते हैं 0.5 बढ़ा हुआ होगा 77 होगा, तो 77 इन तीनों का वेट होगा इंटू 3 कर दिया, तो ये टोटल वेट हो गया इन तीनों का। लेकिन इनका वेट कुछ ज्यादा होगा, जिससे ये 14 लोगों को भी तो 0.5 बढ़ा है, इनका भी तो बढ़ा होगा, तो 14 इंटू 0.5 नहीं 1/2 7 और बढ़ गया। आप देखेंगे तीनों का मिलाकर कितना हो गया 238 वेट हो गया। अब तीनों के वेट में से 2 का हमने वेट घटा दिया, तो तीसरे का वेट यानी एक्स वाला आ गया आपका 81 किलोग्राम हो गया थर्ड पर्सन का वेट। तो हम ऐसा नहीं हम पूरा निकालें इसको, तीनों का एवरेज निकालें और फिर तीनों को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर हम यहाँ से जो वेट आए और यहाँ से वेट है फिर बाद में अंतर निकालें, तो हम केवल इन 2 का ही एवरेज निकाल सकते हैं, हमें जरूरत नहीं इसकी इससे मल्टीप्लाई करने की इनका। तो ऐसे ही हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया समझ में आ जाएगा, इजी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से कह रहा है एक बेलनाकार टंकी है 75 लीटर पानी रहता है। देखिएगा भाई बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल, एक आपकी टंकी कोई है, ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही होती है। कह रहा है उसमें भाई 75 लीटर पानी होता है, तो टंकी की ऊंचाई 22.5 होती है, 22.5 है सेंटीमीटर। जब इसमें पानी कितना था आपका 75 लीटर पानी था, ठीक है, 75 लीटर पानी तो 22.5 मीटर सेंटीमीटर ऊंचा होता है ये, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि अब भैया क्या होगा यदि टंकी की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, अब टंकी की टोटल ऊंचाई दे रखी है ये 120 सेंटीमीटर है, तो हमसे कह रहा है तो 80% भरी हुई है और टंकी जो है, अच्छा नहीं टोटल ऊंचाई नहीं दे रखी, कह रहे हैं जब 80% भरी हुई है 80%, ठीक है, तब इसकी हाइट 120 मीटर है, ये 120 सेंटीमीटर है, तो टंकी की कुल क्षमता हमको बतानी है, ठीक है। तो टंकी की कुल क्षमता हमको बतानी है, समझिएगा इसको। आप ऐसे देखिए कि 80% ये 120, पहले तो आप इसकी टोटल हाइट पता कर लीजिए, हाइट है कितनी इस टंकी की। तो आप ऐसे देखिए 120 है, लेकिन ये तो कह रहा है कि भैया ये जब हमारी कह रहा था 80% जो है वो 120 है, तो 80% 120 है, तो 80% मतलब क्या होता है, चलिए आप निकाल लीजिए। 80% है 120, तो 100% निकाल लीजिए, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 4 2 8 और 4 3 12, 0 और 15, तो आपका 150 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये तो इसकी हाइट हो गई इतनी, टोटल हाइट इसकी इतनी है। अब सवाल में कुछ नहीं रहेगा, अब सवाल केवल इतना है कि 75 लीटर जब ये 22.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट बढ़ती है पानी की, तो आप देखिएगा हम केवल इतनी बात करें 75 लीटर है, तब इसकी हाइट कितनी है 22.5। आप ये देखिए कि यहाँ से 22.5 सेंटीमीटर है,
तो इसका वॉल्यूम कितना है वाटर का 75 लीटर। ठीक है, तो हमको कितनी हाइट के लिए चाहिए, हमको 150 हाइट के लिए चाहिए। तो आप ऐसे समझिए 75 लीटर है, और अगर हम इसका 1 सेंटीमीटर हाइट में देखें कितना वॉल्यूम आएगा, तो 22.5 से आप डिवाइड कर देंगे यूनिटरी मेथड से। ठीक है, अब ये तो आ गया आपका, ये जब 1 सेंटीमीटर इसका हाइट बढ़ेगी तो इतना वॉल्यूम होगा, और हमें तो बढ़ाना है 150 सेंटीमीटर की टंकी है, तो क्योंकि 150 सेंटीमीटर हाइट तक ही तो जा सकता है ऊपर, तो जो 150 सेंटीमीटर की हाइट तक जितना वाटर चढ़ जाएगा उतनी ही उसकी कैपेसिटी होगी। तो हमने देखा कि 75 था आपका 22.5 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हमने 1 सेंटीमीटर में निकाल लिया, 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ेगी तो वाटर आएगा इतना। अब जब 150 सेंटीमीटर हाइट निकालना है तो 1 में इतना, तो 150 में 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया, पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा लीजिए, इसको 25 से डिवाइड कर देते हैं, तो 25 8 जा 9 जा हो जाएगा ये, और 25 3 जा और 0 हो जाएगा। यहाँ से आप 3 से काट लीजिए, 3 3 जा और 3 10 जा, 3 5 जा 0, तो आप देखेंगे कितना 500 लीटर इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। समझ पाए आप इसको, तो यहाँ से 500 लीटर इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, आपको पता है एक घड़ी होती है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 1 बजता है। ठीक है, तो 12 और 1, आपको पता है यहाँ पर ये कह रहे हैं 1 बजे घड़ी की सुइयों के बीच माप लगभग कितनी होगी। 1 बजे कैसे बजेगा, जब छोटी सुई 1 पर होगी और बड़ी सुई 12 पर होगी। तो एंगल हमें बताना है कितने एंगल पर जब 1 बजेगा तो इसके एंगल की माप क्या होगी। तो एंगल भैया मेजरमेंट कितना होगा, तो अब देखिए जरा एंगल का मेजरमेंट कितना होगा। तो आप कहेंगे भैया ये टोटल 360 होता है ना, और अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर दें तो एक एंगल मूव करने में ही तो टाइम आ जाएगा, या डिग्री एक एंगल में कितना डिग्री घूम रहा है, तो 12 3 ठीक है, तो 30 डिग्री होता है। वैसे आपको जनरली पता होगा अगर एक नंबर मूव करती है तो 30 डिग्री का एंगल मूव करती है। तो हमको आंसर इसको देख के ही लगाने देता ना, 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बत्सल का वजन 50 किलोग्राम और 330 ग्राम है। देखिएगा बत्सल है एक कोई, ठीक है, 20 से लिख लेते हैं, 50 किलोग्राम और 330 ग्राम। ठीक है, ये है कह रहे डॉक्टर का कहना है कि उसकी लंबाई के हिसाब से उसका वजन 61 किलोग्राम होना चाहिए। भाई होना कितना चाहिए, 61 किलोग्राम होना चाहिए। तो कह रहा है कि भैया ये बता दीजिए उसका वजन उसे कितना बढ़ाना चाहिए। तो कैसे बताएं कैसे बढ़ाना चाहिए, तो आप सीधी सी बात है, इतना वजन होना चाहिए और इतना है तो बता दीजिए, बड़े में से छोटा घटा दीजिए आप कितना वजन बढ़ाना चाहिए। तो 61.00 और ये 50.330। ठीक है, तो अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करने भी 0, ये 10 हो, ये आपका 9 हो जाए, ये एक मिनट, ये तो 9 हो जाएगा, 9 में से 3 का आपका 6, और ये 9 में से 3 का अगेन 6, ये 0 हो गया तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये 6 में से 5 का 1, तो 10 किलो 660 ग्राम बढ़ाना चाहिए आप उसका वजन। ठीक है, तो 10 किलो 660 ग्राम, यहाँ से आप आंसर यहाँ से तुरंत निकाल सकते थे। 10 किलो, एक मिनट, यहाँ पर 10 हुआ था ना, 10 में से 3 का 7 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 9 हो गया था क्योंकि हमने कैरी तो यहीं पे करा, ये तो 0 पहले ही था। ठीक है, तो यहाँ पे 10 किलो 670 ग्राम उसको वजन बढ़ा लेना चाहिए अपना। आप कह रहे हैं कोणीय माप में 1 रेडियन का वैल्यू होती है, तो भाई ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, दे बताते हैं आपको क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 1 रेडियन का मान, 1 रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन 1 रेडियन और इंटू डिग्रीज में क्या होगा। तो देखिए जरा, तो आपको पता है जब 1 डिग्री, अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो π/180 रेडियन होता है, लेकिन हमको तो 1 रेडियन में डिग्री चाहिए, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18/π हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 रेडियन में की वैल्यू, यही हमको चाहिए। तो जरा इसको 18 कर देते हैं और इस पाई को 3.14 कर देते हैं, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरोस बढ़ाएंगे। ठीक है, अब आप इसको पूरा ना सॉल्व कीजिएगा, आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा लीजिए क्योंकि ऑप्शन बहुत नियरेस्ट नहीं है। देखिए 314 है, अगर हम इसको देखें तो 1800 ही कटेगा, 3 6 18 होता है। ठीक है, लेकिन 6 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 18 है और 14 6 भी तो कुछ होगा, 14 5 70 14 6 84, यानी कि 18 84 है, तो 84 ज़्यादा थोड़ी करना है हमको। तो आप इसको 6 नहीं काट सकते, तो आप अप्रोक्सीमेशन 5 तो काटेंगे। और देखिएगा आपका 5 पहले सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका 5 पॉइंट समथिंग ही दे रखा है। ठीक है, एक ही ऑप्शन है जो 5 पॉइंट समथिंग दे रखा है, 57.27। वैसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो भी यही आएगा, पूरा सॉल्व ना कीजिएगा, यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपका ऐसे दे रखा है जो
पॉइंट के बाद 5 दे रखा है, 57.27, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। पॉइंट तो यहाँ नहीं आएगा, तो मतलब 5 के बाद आपका एक ही ऑप्शन दे रखा है, बाकी 60, 90 और 180 दे रखे हैं, तो 57.27 इसका आंसर यहीं से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, ये कह रहा है भैया यहाँ पर 40 गेंस है, ठीक है, इनका औसत वेट दे रखा है, तो 40 बॉल्स है आपकी, और जो इनका एवरेज वेट दे रखा है वो भी 4 ग्राम दे रखा है। उसके बाद हमसे ये कह रहा है कि यदि बैग के वजन को शामिल कर लिया जाए, तो कह रहा है यदि बैग के वजन को हम शामिल कर लें तो औसत वजन जो हो जाता है वो भी 0.04 kg जो है वो बढ़ जाता है, 0.04 ग्राम बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर हम प्लस कर लें इसमें भी बैग का वजन, बैग का वेट अगर प्लस कर लिया हमने तो ये आपका प्लस हो गया आपका एवरेज में 0.04 ग्राम, ठीक है, इतना बढ़ गया। तो हमसे ये बात पूछ रहा है कि भाई बैग का वजन हमको बता दीजिए, तो जरा आप इसको करके देखिएगा और हम कैसे कर रहे हैं वो आप समझिएगा इसको। तो हम इसको शॉर्टली कैसे कर सकते हैं, आप ऐसा सोचिए कि भाई 40 बॉल्स हैं, इनका वेट आपका 4 ग्राम है। अब जब हमने बैग इंक्लूड किया तो आप ये बताइए बैग जो वजन है, वेट है, वो किसका बढ़ा, वो केवल बैग के ऐड करने की वजह से तो जो वेट है वो बढ़ा है, तो वो जो ऐड किया हुआ वेट होगा वो केवल बैग का ही तो वेट होगा। तो आप ये समझिए अगर हम ऐड किया हुआ वेट टोटल निकालने कितना ऐड किया गया है तो वही बैग का वेट होगा, तो हमें यही निकालना है यहाँ पर। आप ये समझिए कि 0.04 ग्राम बढ़ा है, तो वो क्वांटिटी बढ़ी है, वो एवरेज क्वांटिटी बढ़ी है, और एवरेज क्वांटिटी मतलब 40 बॉल का भी इतना वेट बढ़ गया, और ये जो बैग है बैग का भी इतना बढ़ गया होगा। अब अगर बैग का मान लीजिए 4 ग्राम ही होता वजन, 40 बॉल्स का भी 4 ग्राम है, बैग का भी 4 ग्राम होता, तो एवरेज वेट कितना होता, 4 ग्राम ही होता, ठीक है, समझ रहे हैं आप। टोटल वेट 4 ग्राम ही होता, तो बैग का अगर हम वेट निकाल रहे हैं तो अगर हम बैग का वेट 4 ग्राम ही होता तो इसके एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम ऐड करते, लेकिन हमसे कह रहा है कि जब पे बैग का वजन ऐड किया तो 0.04 ग्राम एवरेज बढ़ गया। एवरेज मतलब 40 बॉल्स और प्लस एक बैग, टोटल क्वांटिटी 41 की बढ़ गई ना, 41 की बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 0.04 ग्राम बढ़ गई, तो इतनी तो बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई तो ये भी किसकी वजह से बढ़ी, बैग की वजह से, और बैग का वजन 4 ग्राम होता तो बढ़ती ही नहीं, तो 4 ग्राम प्लस 41 इंटू 0.04 ग्राम, यही तो बैग का वेट होगा जो कि बढ़ा हुआ वेट है। तो बढ़ा हुआ वेट जो है वो बैग का ही वेट होगा, यानी कि इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बस भाई आपका बैग का वेट हो जाएगा। आप 41 4 जा करें तो 4 4 जा 16, 164, 16 कैरी और 0, और ये 16 का 6 फिर से 1 कैरी हो जाएगा यहाँ से, 41 0 जा 0 0 1 0 0 1 1, तो यहाँ से 1 2 यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, तो आप देखेंगे 4 और 1 5.64 ग्राम, ये किसका वेट हो गया भाई, तो यही जो वेट है वो बैग का वेट हो जाएगा। तो एक्चुअल बैग का वेट क्या है, वो हमारा 5.64 ग्राम है, तो ये जो ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा ये दे रखा है, तो समझ पा रहे हैं आप। हमें इसको ऐसा करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम 40 और 1 को ऐड करें, 41 की मल्टीप्लाई इससे करें और फिर 40 बॉल्स की 4 से मल्टीप्लाई करें तब उसका वेट निकालें, फिर 41 की जो आर्टिकल जो थे उनके वेट में तो 40 को घटाएं तब हम निकालें। तो ऐसे थोड़ा सा आप देखें 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसीलिए हम यहाँ पर ये सोच सकते थे कि भाई 40 और 1 यानी कि 41 आर्टिकल का ही वेट तो इतना बड़ा और इतना बड़ा, और अगर इतना होता 4 ग्राम तो बढ़ता ही नहीं वेट, तो 4 ग्राम तो होगा ही होगा इस बैग का वेट, लेकिन 4 ग्राम तो थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि पीछे वाले आर्टिकल का भी तो वेट कुछ बढ़ गया है, वो 0.04 बढ़ गया, तो 41 आर्टिकल का इतना बढ़ गया और इतना ऑलरेडी था, तो दिस वन प्लस दिस वन ये टोटल वेट जो है वो बैग का ही वेट हो जाएगा हमारा। समझ पा रहे हैं आप इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा कह रहा है कि एक भाई आयताकार टंकी है, ठीक है, एक हमारी रेक्टेंगुलर टैप है, उसमें हमसे कह रहा है कि भैया यहाँ पर टैंक है, 4 मीटर लेंथ दे रखी है और ब्रेथ जो दे रखी है वो 2 मीटर दे रखी है, और जो हाइट है वो आपकी दे रखी है 3 मीटर, ठीक है। ये 3 डायमेंशन दे रखे हैं। तो टंकी की क्षमता मतलब अच्छा हमको टंकी की क्षमता बतानी है और वो भी लीटर में बतानी है। तो आप पहले तो इसकी मीटर क्यूब में देख लीजिए, क्योंकि सारी हमें जो साइड दे रखी है वो सब मीटर में दे रखी है माइंडेड, ठीक है। तो मीटर में दे रखी है, तो अगर हम वॉल्यूम निकालें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी 4 2 जा 8, 1 सेकेंड, ये आपकी लेंथ 4 है, लेंथ 4 है यहाँ पर, तो लेंथ 4 मीटर है, तो ये आपकी 4 हो जाएगी, 4 2 जा 8 3 जा 24 आपका आएगा। तो 24 ये क्या आएगा, ये तो भाई मीटर क्यूब आएगा। अब आप एक बात समझिएगा, 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर इक्वल टू 1000, एक सेकंड, 1 लीटर नहीं, यहाँ से लिख देते हैं हम फिर से दोबारा से कि हमें ये बताना है कि 24 मीटर क्यूब हो गया, 24 मीटर क्यूब हो, तो आप ये याद रखिएगा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000
लीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो हमें कितने, हमें हमारा जो वॉल्यूम आया वो तो भाई 24 मीटर क्यूब है, तो 24 मीटर क्यूब में आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1000 इंटू 24 लीटर हो जाएगा, है नहीं। तो ये आ जाएगा, तो आप देखेंगे 24,000 लीटर आ जाएगा। तो हमें लीटर में चाहिए था, तो आप इसको मेजरमेंट को याद रखेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। क्या होता है 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है, या फिर हम इसको ऐसे भी रख लेते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है। तो आप कैसे भी याद कर सकते हैं इसको, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो यहाँ पे 24 मीटर क्यूब वॉल्यूम आया, तो 24 मीटर क्यूब इक्वल टू 24,000 लीटर है, ठीक है। तो केवल लेंथ वेट हाइट पे ही क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, खाली मेजरमेंट यहाँ पर दे रखा था, जो कि हमें मीटर को लीटर में बदलना था, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है मुकेश हैज ट्वाइस एज मच मनी एज सोहन, ठीक है। तो एक मुकेश भैया हैं और एक सोहम भैया हैं। तो कह रहा है कि मुकेश हैज ट्वाइस एज मच मनी, तो मान लीजिए इनके पास x मनी है और इनके पास 2x मनी है। और उसके बाद कह रहे हैं सोहम हैज 50% मोर मनी देन पंकज। अच्छा जी, पंकज भाई साहब हो गए, तो पंकज हो गए। कह रहे हैं इनके पास जो है सोहम हैज 50% मोर। अच्छा जी, फोर सोहन 50% मोर है। तो हम ऐसा करते हैं 50% मोर है तो इसको 2x मानते हैं, ठीक है, और इसको 2x मानते हैं। और इसके पास हमसे कहता है सोहम के पास भी 50% ज्यादा है, तो 2x का 50% 1 होगा, तो 1x यानी कि 2x और 1x 3x इसके पास हो जाएगा। और कह रहा था ये जो मोहन के पास जो है, मोहन के पास वो सोहन का ट्वाइस है, यानी कि 6x इसको मान लेते हैं, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे हम मान लेंगे तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बनेगी। वैसे आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर 2x थी, ये आपकी x बची थी, तो ये x/2 होती है, ऐसे भी सोच सकते, तो फ्रैक्शन बन जाती। तो हमने फ्रैक्शन से बचने के लिए इसको भी हमने 2x मान लिया, और ये इसका 50% ज्यादा था, तो 2x का 3x हो गया। और ये कह रहा था इसका ट्वाइस था मोहन के पास, तो इसके पास इसका ट्वाइस नहीं 6x हो गया। अब आप कोई सी भी वैल्यू निकाल लीजिए। हमसे कह रहा है द एवरेज मनी विद देम 110 रुपए, देन मुकेश का हमको शेयर पूछा है और एवरेज मनी 110 दे रही, तो एवरेज आप निकाल लीजिए। तो एवरेज कैसे निकले, 639 और 2 639 और 10 11 11x डिवाइड बाई 3, यही तो होगी जो होगा आपका एवरेज मनी। तो एवरेज मनी, लेकिन हमको क्या दे रखा है भैया, हमको दे रखा है जो एवरेज है वो 110 रुपए है, ठीक है। 11 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो x की वैल्यू 10 3 जा 30 आ जाएगी। जब x की वैल्यू है 30 आ गई, तो आप मुकेश की मनी बता दीजिए आप, भैया मुकेश के पास कितना रुपया है, तो मुकेश के पास 6x रुपया है ना, 6x रुपीज। तो 6x का मतलब 6 इंटू एक्स की वैल्यू 30, 6 3 जा 18, तो 180 रुपए हो जाएगा मुकेश भैया के पास, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई अ पर्सन सेव्स सम मनी एवरी मंथ, कुछ मनी हर साल सेव कर ले रहा है। और कह रहा है आफ्टर सेविंग मनी ऑफ फॉर 3 मंथ, तो 3 मंथ तक उसने लगातार सेव किया, ठीक है ना। 3 मंथ तक सेव करने के बाद क्या किया कि फाइंड दैट एवरेज मनी इज सेव्ड ड्यूरिंग दिस मंथ रेट 110 रुपए। एवरेज मनी याद रखिएगा, एवरेज मनी, ठीक है, 3 मंथ की एवरेज मनी। तो 3 मंथ की एवरेज मनी जो है वो उसकी 110 रुपए है। भैया ये 3 मंथ की एवरेज मनी है कि सम ऑफ 3 मंथ, सम ऑफ सेविंग फॉर 3 मंथ, समझ रहे हैं आप, और डिवाइड बाई 3, यही तो 110 है, समझ रहे हैं आप। तो 110 ये मनी है, तो 3 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सम आ जाएगा, सम फॉर 3 मंथ, तो ये 330 रुपए हो जाएगी। ये 3 महीने में जो सेविंग मनी है वो है ये, ठीक है। तो 3 महीने में इतनी सेविंग मनी के फाउंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज सेव्ड फर्स्ट मंथ इफ ही इंक्रीज हिज सेविंग बाई 10 रुपीज एवरी मंथ, ठीक है। मान लीजिए अगर हर मंथ 10-10 रुपए बढ़ाता है, तो पहले मंथ ये मनी मान लेते हैं। सेकेंड मंथ के लिए अगर देखें तो मान लीजिए 10 रुपए बढ़ा दिए। थर्ड मंथ देख लीजिए भैया, फिर से 10 रुपए बढ़ाएगा, तो ए प्लस 20 रुपए, यही तो 3 मंथ की सेविंग होगी। और कह रहा था 3 मंथ की सेविंग हमने यहाँ से निकाल ली, सम ऑफ 3 मंथ की सेविंग है कितनी, 330 रुपए है। सम कर लीजिए 3a और प्लस 30 इक्वल टू 330, बता दीजिए ए इक्वल टू कितना होगा, 330 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे 300 और 300 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ए ही तो उसके पास फर्स्ट मंथ की मनी थी जो थी, तो फर्स्ट मंथ में ही मनी इनिशियल मनी पूछ रहा है, तो कितनी हो जाएगी, 100 रुपए हो जाएगी, यानी स्टार्टिंग उसका 100 रुपए थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इन हाउ मेनी ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट सम ऑफ मनी बिकम 27 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। 1 था और 1 से 27 हो गया, 27 टाइम्स। और कह रहा है ऑफ इट सेल्फ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इट सेल्फ इन 2 ईयर। लेकिन भैया कह रहा है 1 से 3 तो 2 साल में हो गई, ठीक है।
1 से 3 2 साल में होगी, 27 बता दीजिए कितनी साल में होगी। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप ये देखिए ये 3 का कितने टाइम्स हो गया, यानी 3 की पावर कितनी पावर बन जाएगी, 3 की जो पावर n होगी तो टाइम में उतना ही मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब देखिए 1 से 3 हुआ, ठीक है, और 3 से फिर अगली बार में 1 से 3 हो गया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ऐसे ही होगा। तो 3 से अगले 3 साल में 2 साल में 3 का 1 से 3 हुआ, तो अगले 3 साल में भी 3 गुना होगा, तो 3 3 9, फिर 3 का अगले साल में 3 9 का 3 टाइम्स होगा, तो 9 3 जा 27, ऐसा भी 2 साल में होगा। तो आप देखेंगे 2 3 6, तो 6 साल ऐसे लगेंगे, इसको 6 ईयर, ठीक है, 6 ईयर लगेंगे। नहीं तो आप ऐसे ही सोच सकते हैं 3 की पावर कितनी होगी 27, 3 होगी, तो ये जो टाइम होता है वो 3 मल्टीप्लाई हो जाता है। जितनी पावर में बढ़ता है, जितनी अमाउंट पावर में बढ़ता है, टाइम उतना ही मल्टीप्लाई में बढ़ता है। तो आप देखेंगे 3 की पावर 3 हो रही, तो 3 मल्टीप्लाई में मतलब पावर में बढ़ा, तो टाइम जो है मल्टीप्लाई में 3 बढ़ जाएगा। तो 2 × 3 = डायरेक्ट आप कर सकते थे 6 ईयर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि भैया सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 1320 रुपए हो गई, कितने साल में, 2 साल में। फिर उसके बाद हमसे कह रहा है 1380 रुपए हो गई 3 साल में, लो भैया 3 साल में हो गई। अब हमसे कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट के से ऐसा हुआ है, तो कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ मनी। मनी बतानी भैया स्टार्टिंग कितनी थी, तो आप ये बताओ पहले तो 2 साल से 3 साल में, यानी कि मनी पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम होता है, तो 20 और 80 का अंतर 60 रुपए ही तो यहाँ से इंटर हुआ, यानी कि 60 रुपए था, वही तो ऐसा ही था, ठीक है, ऐसा ही फॉर सिंपल इंटरेस्ट। आप एक बताइए 2 साल है, 2 साल में एक पहले साल 60 रुपए, दूसरे साल 60 रुपए, यानी कि ये अमाउंट कब हुआ होगा, जब 1320 में से 120 रुपए इंटरेस्ट लगा होगा 60 × 2, तो -60 × 2 अगर इंटरेस्ट हटा दें तो ये आपका सम ऑफ मनी तो होगा स्टार्टिंग का। 1320 - 6 दूनी 12, 120, तो ये आपका 1100 रुपये, ये 1200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 1200 रुपये इसके पास मनी थी और उस पर इसका सिंपल इंटरेस्ट लग रहा था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 2200 रुपये, ये भी 2 साल में हो रही है, कह रहा है एंड 2300 रुपये 3 साल में हो गई। समझिएगा 2300 रुपये 3 साल में हो गई, तो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट से ऐसा हुआ है, तो इसमें भी सम ऑफ मनी बतानी, तो फिर से बता दीजिए। 2 साल से 3 साल, 1 साल का अंतर है यहाँ पर, 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिल गया ऐसे, तो आप देखेंगे 200 300 100 रुपये तो इंटरेस्ट मिल गया, 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ 1 साल में इंटरेस्ट मिला, तो पीछे 2 साल का इंटरेस्ट ऐड होगा इसमें, तो आप जो आपका प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा 2200, माइनस कर दीजिए 2 साल का इंटरेस्ट, तो 1 साल का 100, 2 साल का 100 × 200, मतलब 100 × 2, तो आप देखेंगे 2200 - 200, तो 2000 रुपये इसके पास स्टार्टिंग में मनी थी। तो कुछ नहीं करना था हमें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं अब प्राइस ऑफ कलर पेंसिल इज रेट 30, यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। कह रहा है द प्राइस ऑफ कलर पेंसिल इज 38, यानी कि C फॉर कलर, P फॉर पेंसिल, ये 38 रुपये है। और इसके बाद कह रहा है एंड अ बॉक्स इज 64, और एक भैया बॉक्स है वो 64 रुपये का है। कह रहे इफ देयर इज सेल ऑफ हाफ प्राइस इन शॉप, अब यहाँ पर सेल लग गई, तो सेल हाफ प्राइस के अंदर 50% की सेल लगी है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। कह रहे हाउ मच मनी नीडेड टू परचेज 3 कलर पेंसिल एंड 5 पेन, 3 कलर पेंसिल प्लस 5 बॉक्स है, ठीक है, 5 पेंसिल बॉक्स, तो 5 पेंसिल बॉक्स चाहिए हमें। अब बता दीजिए कैसे निकाल सकते हैं हम। तो आप एक बात ये सोचिए, कलर पेंसिल 38 रुपये की है ना एक, ठीक है, तो कलर पेंसिल 38 रुपये की है, तो हमें तो आधे रुपए की पड़ेगी, क्योंकि सेल लगी हुई है, तो आधे का यानी 19 रुपये की पड़ेगी। तो एक कलर पेंसिल 19 रुपये की पड़ी, हमें तो 3 चाहिए, कह रहे 3 कलर पेंसिल चाहिए प्लस 5 बॉक्स चाहिए। अच्छा 5 बॉक्स चाहिए, तो आप बता दीजिए एक बॉक्स हमें कितने का पड़ेगा। तो एक बॉक्स पहले 64 का था, अब 50% की छूट, आधे का मिलेगा, यानी 32 रुपये का ही मिलेगा हमको। तो भैया सोचिए आप, ये 160 रुपये तो यहाँ से मिलेगा, 19 3 57, 19 3 57, तो कितने रुपए हो गए यहाँ से 160, 217 रुपये हो गए यहाँ से, ठीक है। तो 270 रुपये का आपको ये सब मिल जाएगा सामान वहां से, ठीक है। मनी का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मनी जो आपका सिलेबस में दे रखा है टॉपिक उसका ही, तो यहाँ पर कह रहा था मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 180, ठीक है। तो MP इसका दे रखा है 180 रुपये आर्टिकल का किसी का, और यहाँ पर कह रहा है राधिका सेल्स इज 20% डिस्काउंट, भैया इन्हें 20% का राधिका जी ने दे दिया डिस्काउंट, ठीक है। अब कह रहे हैं ऑन इट्स मार्केट प्राइस, कह रहे हैं एंड स्टिल गेन 25%, अब भी भैया ये 25% गेन कर रही है, मतलब क्या किया, इन्हें धोखा दिया कस्टमर को, इन्होंने क्या किया
ये लाइन तो सी सस्ती, इन्होंने उसका मार्क प्राइस क्या कर दिया, बढ़ाकर लिख दिया। ठीक है, बढ़ाकर लिख दिया, उस मार्क प्राइस पर इन्होंने दे दी 20% की छूट, और इन्होंने इतना बढ़ाकर लिखा कि 20% छूट देने के बाद भी ये 25% कमा रहे हैं, तब हमें इसकी सीपी निकालनी है। तो समझिएगा ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो आप सीधे तो पहले ये सोचिए, जब MP 180 रुपये था और भैया इन्हें 20% की छूट दे दी, इन्हें 80% बेचा। 80% का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, वैसे आपको पता होना चाहिए ये बात। डायरेक्ट भी 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4/5 होता है, यानी कि 80% में ही तो इन्होंने बेचा होगा, यानी 4/5, 5 2 जा 10, 18 2 जा 36, और 36 इंटू 4 आप करेंगे 312, 120 और 144 रुपए। ठीक है, तो आप समझिए इसको इन्होंने 44 रुपए का बेचा है। ठीक है, अब 44 रुपए का बेचने के बाद भी अब ये कमा कितना रही है, 125% कमा रही है, यानी कि 25% की अर्निंग अभी भी है। 25 बन जाओ और 4, यानी कि 1/5, यानी 4 रुपए अगर सीपी होती तो ये 1 रुपए इनका प्रॉफिट होता है, यानी कि 4 रुपए की चीज है तो 5 रुपए में बेच रही है ये। यानी कि आप समझिए ये अगर है ये इसी पर तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट मतलब 4 का लेके 5 का बेच रही है, मतलब 4 की चीज है, तो ये सीपी अगर 4 है तो एसपी 5 होगी, तभी तो एक का प्रॉफिट हुआ भाई। तो 4 से 5 में बेच रही है, मतलब ये जो हमारा है इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, इसी पे तो 25% प्रॉफिट है, मतलब 5 रुपए की वैल्यू ये है, तो 4 रुपए ही तो सीपी होगी, तो 4 की वैल्यू बतानी थी हमको। 14 4 द 56, 560, 576 रुपए ये आ गया आपका। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25, 2, यानी कि 115 रुपए 20 पैसे इनकी जो थी एक्चुअल सीपी थी। समझ पा रहे हैं आप, तो 115 रुपए 20 पैसे इनकी एक्चुअल सीपी थी। हमने क्या किया, 180 रुपए की थी, 20% छूट देने के बाद हमने देखा ये 144 रुपए की बची इनके पास। ठीक है, अभी 144 की बेच रही है, लेकिन 144 में भी वो कह रहे हैं अभी 25% का फायदा हो रहा है। ठीक है, 25% का फायदा मतलब 4 से 5 में बेच रहा है, तो ये अगर 5 रुपए, तो हमें 4 की तो वैल्यू निकाली, 4 सीपी होगी, तो 4 की वैल्यू हमने निकाली, तो 115 रुपए 20 पैसे। तो रेशियो मेथड ही इसको लगाइएगा, और रेशियो मेथड से आसानी से आप देख रहे हैं हम इसको कितनी इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आनंद एंड दीपक, 2 इंसान हैं, आनंद है और एक दीपक भाई साहब है। कह रहे हैं स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग $22500। चलो भैया इतना रुपए इन्वेस्ट इनने कर दिया, और 35,000 इतना इन्वेस्ट इनने कर दिया। कह रहे आउट ऑफ प्रॉफिट 13,800 रुपए का। लो भैया प्रॉफिट हो गया 13,800 रुपए का। तो कह रहा है दीपक का शेयर बताना है हमको। अच्छा, तो यहाँ पर शेयर में आप ये याद रखना, या तो टाइम के रेशियो में बटेगा अमाउंट, ठीक है, या फिर आपका ये जो है मनी के रेशियो में बटेगा। तो आप ये देखिए किसने ज्यादा मनी डिपॉजिट किया उसको ज्यादा शेयर मिलेगा, और जिसने कम पैसा डिपॉजिट किया उससे कम रेशियो मिलेगा प्रॉफिट का। तो आप पहले इसका रेशियो बना लीजिए, इस क्योंकि इसने 22,500 रुपए जमा किए और इसने इतने रुपए, और सेम टाइम पर प्रॉफिट इससे लेना है, टाइम तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस केवल रेशियो जो होगा वो जो प्रॉफिट का रेशियो कैसे बटेगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बटेगा इनके अमाउंट के रेशियो पर। तो अमाउंट का रेशियो निकाल लीजिए, 2 0 कट गए, इसको काट दीजिए आप, 5 से कट जाएगा क्या, आप 5 से 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, अभी भी कट जाएगा, 9 जा और 1 जा 2 जा। ठीक है, 1 जा 2 जा, 1 जा 4 जा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ठीक है, तो ये आ गया आपका रेशियो। अच्छा, ये रेशियो आ गया, तो अब प्रॉफिट तो इतना था, तो यही 9 रुपए इसे मिलेंगे, तो 14 रुपए इसे मिलेंगे। 14 और 9 देखें तो 23 रुपए तो बनते हैं आपके, 14 6 20 3 23 रुपए। अब 23 रुपए में, लेकिन हमको तो पूछे दीपक का, और दीपक का कितना है, 14 रुपए। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ से कितनी बार में कट रहा है, 2 6 12 6 बार में ही कट रहा है। ठीक है, और 84, 14 6 84 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो 14 6 84, तो ये इसे कितना रुपए मिलेगा, ये 0 13 6 2 0 भी तो आएंगे, तो 8,400 रुपए मिलेगा भाई दीपक को। तो दीपक का शेयर हो गया इसमें 8,400 रुपए का, जिसमें से आप 13,800 से इतने रुपए घटा दें तो वो ए का प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर 9 की वैल्यू निकाल दीजिए, वैसे भी निकाल सकते हैं। अब ए का प्रॉफिट निकालना हो तब, अभी हमें केवल दीपक का प्रॉफिट निकालना, तो ये 8,400 रुपए, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भैया, क्या कह रहा है, ये कह रहा है मनी का ही है। तो कहते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3,000, सेलिंग प्राइस एसपी 3,680 रुपीज। कह रहे हैं प्रॉफिट परसेंट जो है वो भैया कितनी दे रखे हैं, समझिएगा, प्रॉफिट परसेंट 15%, माइंडेड 15% दे रखे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल सीपी बता दो। कह रहे सीपी भैया कैसे बताएं हम, ये तो दिक्कत, तो देखते हैं सीपी कैसे बताएं। भाई सेलिंग प्राइस इतनी थी और प्रॉफिट कह रहा था 15% हो रहा है इस पे,
सेलिंग प्राइस ही थे, एक सेकंड फिर से चेक कर लेते हैं। कह रहा था द सेलिंग प्राइस ऑन आर्टिकल दिस एंड द प्रॉफिट परसेंट इतना द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बात को भैया समझिएगा थोड़ा सा। 15% का प्रॉफिट है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है। आप अगर रेशियो वर्क मेथड जानते हैं तो आप देखिए इसको कितनी आसानी से करते हैं। वैसे आपको इसमें दिक्कत होने वाली है, आपको एक्स जरूर मानना पड़ जाएगा। हमें एक्स ना माने इसके लिए हमने एक रेशियो मेथड जो होता है वो हम कर सकते हैं। 5 3 15, 5 2 0। आपको हमने बताया कि प्रॉफिट इतना है, मतलब ये प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर। तो नीचे वाला आप सीपी मानते हैं, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। यानी कि आप कहेंगे तो सीपी और ये एसपी कैसा रेशियो बना, तो आप कहेंगे अगर ये सीपी तो नीचे वाला 20 रुपए और 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 20 रुपए से 3 रुपए का प्रॉफिट नहीं 23 रुपए का तो बेच रहा है। समझ पा रहे हैं क्या आप इसे। तो 20 रुपए की चीज है तो 23 रुपए का बेच रहा है। बस अब हमें एक्स मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप बताइए, ये तो एसपी है हमारा, तो एसपी हमारा कितना होगा 23 रेशियो। हमको वैल्यू सीपी की चाहिए तो 20 तो 20 रेशियो तो होगी सीपी के रेशियो। तो आप इससे देखिएगा 6 जाइए जाएगा एक मिनट, 6 जा नहीं, पहले तो 1 जा जाएगा, पहले 1 जा जाएगा। 23 1 जा 23, 7 और 6 आपका 13, 138 और 6 जा 138 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे 16, 16 2 जा 32 और ये 0 320, ये आ जाएगा आपका क्या एसपी आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ से सीपी। ठीक है, तो सीपी ही तो हमने यहाँ निकाला, सीपी आपका 20 रेशियो निकाला हमने, तो 20 रेशियो सीपी हो गया। तो आप यहाँ से देख पाए कि हमें एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें एक्स मानते, फिर हम क्या करते, उस एक्स का 15% प्रॉफिट, यानी एक्स के 115% ही तो ये होता, फिर 115 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई वो करना पड़ता। तो एक्स नहीं माने हम, यहाँ पर सीधे रेशियो मेथड लगा लीजिए। 15% का 3/20 यानी 20 से 30, 23 रुपए में बेच रहा है, तो 23 रुपए तो ये एसपी है यहाँ पर, तो 20 रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए, बस वही सीपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, ये कह रहा है भाई अ कंप्यूटर मार्क्ड एट, यानी एमपी दे रखा है भैया फिर से 18,000 रुपए, कह रहे वो सोल्ड एट 15,840। अच्छा जी, 15,840 का परसेंटेज डिस्काउंट बताओ, डिस्काउंट दे रहे हैं कंप्यूटर पर। ठीक है, बहुत बड़ी डिस्काउंट है, कितने की डिस्काउंट है वो देख लें पहले हम। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट हमसे पूछ रहे हैं पहली बात, तो पहले तो हम रुपए में देख लें, 40 और 60, 900 और 100, आपका 16,000, 17,000, 18,000, 2160 रुपए का इसने दे दिया भाई डिस्काउंट। समझिएगा इसको, डिस्काउंट तो डिस्काउंट परसेंट आप निकाल लीजिए। आपको पता है डिस्काउंट इंटू 100, डिस्काउंट इंटू 100 और अपॉन मार्क प्राइस पर ही तो दिया जाएगा डिस्काउंट 18,000। बस यही आपको हो गया डिस्काउंट परसेंट, है ना। डिस्काउंट परसेंट क्या हो गया, जो डिस्काउंट दिया इंटू 100 अपॉन मार्क प्राइस पर मिल रहा है डिस्काउंट। 2 0 और 1 0, 18 1 जा 18 और 18 1 जा 18, 3 18 2 जा 36, आपको 12% बिल्कुल प्रॉफिट हो जाएगा इसको, 12% डिस्काउंट मिल जाएगा इसको। ठीक है, तो 12% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया था। एलसीएम हमसे ये कह रहा है कि भाई एलसीएम बता दीजिए हमको किसका, 2/5 और ये आपका 3/10, ये 2 लिखा हुआ है थोड़ा सा, और इसके बाद ये 4/15। भैया ये देख लीजिएगा ये एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का तरीका इसका ये होता है, कभी फ्रैक्शन वैल्यू आपकी दे रखी हो तो ये जो होता है, जो एक डिनोमिनेटर एक न्यूमरेटर, तो अगर डिनोमिनेटर अगर में एलसीएम निकालना है तो ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ कर देंगे। अगर हमें एचसीएफ निकालना है उस केस में हम न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे तो नीचे वाले का डिनोमिनेटर कर देंगे। अभी हमें एलसीएम फाइंड करना है इसका, तो ऊपर वाले का तो एलसीएम ले लेंगे, यानी कि एलसीएम ऑफ 2 3 4, बस कुछ नहीं करना हमें, इतना ही करना है। और नीचे हम एलसीएम ऑफ 5 10 एंड 15 का कर दें। देखिएगा भाई एलसीएम 2 3 4 का करेंगे तो आपको इसका तो एलसीएम भाई यहाँ पर आपको निकालने की जरूरत थोड़ी है, तो छोटे एलसीएम तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, 4 3 12 सबसे डिविजिबल है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा सॉरी। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एचसीएफ कॉमन फैक्टर होता है, तो भाई ये लीस्ट होता है तो यहाँ पर 5 हो जाएगी, तो इसका एलसीएम हमारा 12/5, विच इज आपका फोर्थ ऑब्जेक्ट है जो देखा था। और नेक्स्ट देखिए आप, हाँ जी फोर्थ ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। सेकेंड आप देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई फाइंड द एचसीएफ। इस बार हमको एचसीएफ निकालना है, किसका एचसीएफ निकालना है, 65x³ का y4z5। ठीक है, समझिएगा इसको। और 117x² y³ और ये z³। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा 156x6 y5 एंड z7। भैया ये इसका हमको ऐसे अब निकालना है, तो आप सबसे पहले तो ये सोचिएगा, इसको आप ऐसे कोशिश करिएगा कि आप यहीं पर ब्रेक कर लें, आपको एग्जाम में यहाँ पर टेबल फ्लो चार्ट कुछ ना बनाना पड़ जाए। यहाँ पर आप देखिए ये 13
इंटू 5 होता है, आप ऐसा सोच सकते हैं डायरेक्ट। और ये भी 13 का फैक्टर है, 13 9 जा 117 होता है, ठीक है। और ये भी देखिए 13 से डिविजिबल होना ही चाहिए, देख लेते हैं हो रहा है क्या। 13 1 जा 13 और 2 26, ये बिल्कुल हो रहा है 13 से डिविजिबल। अब आप ये सोचिए ये 5 है, तो यहाँ पर 5 तो किसी में से भी नहीं मिलने वाला, तो इसको हम ब्रेक करेंगे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आपको एचसीएफ भी तो चाहिए भैया, हमें एलसीएफ तो चाहिए नहीं। तो एचसीएफ आप देख लीजिए, यहाँ पे 13 तो हमारा हो ही जाएगा। एचसीएफ और 13 के अलावा कुछ मिल नहीं रहा है केवल डिजिट्स में। और बाकी एक्स और वाई में देखें तो देखिए एक्स की यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 6 है। तो लीस्ट पावर आपका जो होती है वो एलसीएम होती है, यहाँ पर स्क्वायर ही है, हाँ स्क्वायर है। तो यहाँ पर लीस्ट पावर आप देखिए क्यूब स्क्वायर और 6 तो आपका स्क्वायर ही तो हो जाएगा, क्योंकि हमें स्क्वायर ही तो सब में से कॉमन मिल सकता है। और बाई में देखें तो बाई में 4 क्यूब और 5, तो भैया बाई क्यूब ही लिस्ट है, और 5 3 और 7, तो आपका जेड में 3 ही लिस्ट है। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो बिल्कुल यही कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है, स्क्रीन पर फ्लैश हुई होगा आपकी, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 550 एंड 700, ठीक है। इसके बीच के नंबर हमको उनका सम फाइंड करना है, और सम फाइंड करना है सच दैट व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 12 16 एंड 24। भैया जब इन्हें 12 16 एंड 24 इन नंबर से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जो देते हैं ये, ठीक है, वो हर केस में 5 देते हैं। तो जरा इसको समझिए कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। सबसे पहले तो आप ये सोचिए ये रिमाइंडर 5 दे रहे हैं, और दूसरा इससे तो डिविजिबल है ये, उसके बाद ही तो रिमाइंडर 5 देंगे। तो आप पहले इसका एलसीएम निकालिए, कभी भी ऐसा दे रखा हो तो इसका एलसीएम आप, भैया ये छोटा ही नंबर है तो 48 डायरेक्ट है, आप 48 है। आप ये सोचिएगा कि हमको 550 और 700 के बीच 48 से डिविजिबल नंबर अगर चाहिए होता तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ से पहले देख लीजिए कौन सा डिविजिबल होगा। तो 550 और कुछ को 48 से आप डिवाइड करें तो आप देखिए 48 बनता तो 48 होगा, समझिए आप इसको। और ये 50 और 5 7 बचा, तो ये 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, मतलब 11 बार में डिविजिबल होता तो इससे कम रहता। मतलब आपको इससे ज्यादा इनका चाहिए तो आपको मल्टीपल आपका क्या होना चाहिए, 48 इंटू 12 होगा आपका, समझिएगा इस बात को थोड़ा। तो यहाँ से रफ करना, ये देखिए 48 इंटू अगर 11 करेंगे तो ये कम रहता है, 11 48 इंटू 2 करेंगे, लेकिन हमको भाई इसका मल्टीपल नहीं चाहिए था। आप सोचिए इसको, हमें तो 5 रिमाइंडर भी चाहिए, ठीक है। तो अगर 5 रिमाइंडर चाहिए तो आप ये सोचिए कि अगर इसकी नंबर 5 ज्यादा होगा तभी तो रिमाइंडर 5 बचेगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर तो 500 और 50 एंड 700 के बीच ये पड़ेगा। इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिएगा क्या बनेगा। इसका हम यहाँ पर कर लेते हैं, 12 8 जा 96 और 9 कैरी हो गया 48 और 9 आपका 57, ठीक है, ये बचा। और प्लस 5 आप देखेंगे ये आपका बचेगा 581 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर तो ये पड़ा। अभी आप दूसरा देखेंगे तो 48 भाई ये इंटू 13 हो जाएगा, प्लस 5 होगा, क्योंकि इस बार भी 5 रिमाइंडर तो हमें हर केस में चाहिए। तो 13 8 जा 104 होता है, तो 10 कैरी हो गया, और 13 4 जा 52, और ये 52 और 10 62, और ये आपका 5 हो जाएगा, यानी कि 629 बच जाएगा यहाँ से। ये देखिएगा 48 इंटू 14 हो जाएगा प्लस 5। अब आप इसे करेंगे 14 8 जा 112 होता है, और 11 कैरी हो गया, और 14 4 जा 56 56 आपका 66 67 प्लस 5, ये आपका कितना होगा 670 और 5 2 7, ये हो जाएगा आपका नंबर, समझ रहे आप। तो ये इसके 3 नंबर पड़े। अब लेकिन अगर आप इसको 45 देखें तो भाई 48 तो हमें ऐड करना पड़ेगा आगे, तो 48 आप देख रहे हैं ये 700 से क्रॉस कर जाएगा, तो हमें इतने ही नंबर चाहिए। तो बस इन्हीं 3 नंबर का हमको सम चाहिए। तो देखिए 9 बाई 10 और 7 ही हो जाएगा, ठीक है। 8 2 10 7 17 का 7 1 कैरी 5 5 10 11 और 17 और ये 18 1877 आपका आंसर जो होगा वो आंसर आ जाएगा आपका। एक सेकंड 1887 आ रहा है, देख लीजिए। फिर 9 1 10 और 7 17 1 कैरी हो गया था, 8 2 10 17 और 1 कैरी का नहीं लगा यहाँ पर, ठीक है। तो 8 आपका ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसमें, तो 1887 इसका आंसर हो जाएगा, समझ रहे आप। या फिर आप इसको अगर थोड़ा और शॉर्ट अगर सोचना चाहें, वैसे आप इसमें रिस्क ना लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा बेटर वहाँ पर ना आए तो आप ये थोड़ा सा कर लीजिएगा। वरना अगर आप इसको ऐसे सोच सकते थे कि इसके बीच आपके कितने मल्टीपल पड़ रहे थे, तो आप ऐसे देखते कि 550 है ना, पहला मल्टीपल 12 पड़ा था, ठीक है। फिर 48 इंटू 13 48 इंटू 12 13 और 14। अब 12 आप देखेंगे 48 इंटू आप 15 अगर करें तो ये 480 और 240 480 520 600 720 पड़ेगा। तो आपका 15 वाला ज्यादा हो रहा था, तो 15 वाला कट देगा, आपके पास 3 मल्टीपल पड़ रहे हैं यहाँ पर जो इन दोनों के बीच पड़ेंगे,
ठीक है, 3 मल्टीपल पढ़ रहे हैं, लेकिन हमसे कह रहा है कि 5 रिमाइंडर भी दे रहा है हर बार, समझ रहे हैं आप। तो क्योंकि हमको ऑप्शन दे रखा होगा ना, तो ऑप्शन से हम ऐसा सोच सकते हैं, मान लीजिए ये ऑप्शन हमको दे रखा था, तो हम इसी से आपको करके बताते हैं। जैसे कि हमें 5 5 5 3 बार इनमें ऐड हुआ होगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि तीनों नंबर है, हमसे तो कह रहा था कि भाई हमें 48 का डिविजिबल नहीं चाहिए, हमको ये 5 5 5 ऐड भी होना है ना, हर बार 3 जो है रिमाइंडर चाहिए, तो 3 रिमाइंडर तब मिलेगा जब ऐड होगा इसमें, ठीक है। तो 3 यहाँ से ऐड करेंगे, 5 5 5 तो 15 ऐड होगा इसमें। तो हम देखें, अगर हम ऑप्शन के थ्रू भी जाते तो सब में से हम 15 सब्सट्रैक्ट कर लेते। मान लीजिए यही ऑप्शन था, अगर 15 हम सब्सट्रैक्ट करते तो भाई वो रिमाइंडर हट जाता, तो हमारा 48 से डिविजिबल हो जाता वो नंबर। जैसे देख लीजिए 15 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 5 गया 7, और ये आपका 18, ठीक है। ये हमारा देख लीजिए 48 से का डिविजिबल है। अच्छा, 48 का डिविजिबल आपको अगर नहीं आता तो आप पूरा ऐसे भी सोच सकते हैं, 16 इंटू 3 से डिविजिबल होगा, तो पहले तो 3 से देख लीजिएगा, आप उससे भी देख सकते हैं ऑप्शंस में, और मैं आपको करके बता देता हूँ। आप इसे देखेंगे तो ये बिल्कुल डिविजिबल हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब डिविजिबल हो रहा होगा तो हम कह देंगे कि भाई ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। ये कह रहा है इन कॉलोनी 100 ब्लॉक्स हैं आपके, ठीक है, आप समझिएगा इस बात को। 100 तो ब्लॉक हो गया आपके, कह रहा है ऑफ फ्लैट्स के, और कह रहा है नंबर 1 to 100, हर किसी में 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर पढ़े, अप टू 100 तक नंबर पढ़ेंगे। 100 ब्लॉक 100 नंबर्स हो गए। मेरा स्कूल वैन स्टॉप्स, आप ये समझिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं सीरीज को, 4 5, ठीक है, ऐसे करके नंबर पढ़े होंगे। आप ऐसे समझिए कि कह रहा है स्कूल वैन स्टॉप्स एट एवरी 6 ब्लॉक वाइल द स्कूल बस स्टॉप एट एवरी 10th ब्लॉक, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ से 6 ब्लॉक कोई पड़ा होगा अभी, ठीक है, तो उस 6 ब्लॉक पे तो यहाँ पर जो है वैन रुकती है, ठीक है, और यहाँ से गई एक आपकी स्कूल बस, जो है यहाँ पर मान लीजिए 10th ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, यहाँ पर आपकी रुक रही है बस, स्कूल बस जो है। अब हमसे ये कह रहा है कि ऑन विच स्टॉप्स विल बोथ ऑफ द स्टॉप इट विल स्टार्ट फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द कॉलोनी। ये बस है आपकी और वैन दोनों यहीं से एंटर कर रही हैं, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कौन से स्टॉप पर, कितने स्टॉप पर ये साथ में रुकेंगे। तो आप ऐसा सोचिएगा कौन से ब्लॉक पर, तो अब ये देखिए आप पहले कौन से ब्लॉक पर साथ रुकेंगे, तो तुरंत इसका एलसीएम निकाल लीजिए भैया, 6 और 10 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, आपको पता है 2 3 होता है, और आप 5 इंटू 2 होता है, तो यहाँ से आप 2 तो ये कॉमन मिल जाएगा, 5 3 15, 15 2 तो 30, ठीक है। 30 तो आपका एलसीएम हो गया, समझ रहे हैं आप। एलसीएम आपका 30 को भाई 30 हो गया, तो आप ये सोचिए 30 ब्लॉक ऐसा होगा जिस पर आपकी वैन भी आ जाएगी और ये भी आपकी बस भी आ जाएगी, तो 30 ब्लॉक पर एक बार रुकेगी, फिर 30 के मल्टीपल जितने भी होंगे सब पर रुकेगी, तो 30 के बाद आपका 60th ब्लॉक होगा, उस पर बस भी रुकेगी साथ में और वैन भी, तो दोनों साथ में 60 पर भी रुकेंगी, 90 पर भी रुकेंगी, और 90 के बाद तो 100 क्रॉस कर जाएगा। तो ये 3 ब्लॉक्स ऐसे होंगे आपके जिन पर आपकी बस और वैन बोथ स्टॉप्स सेम टाइम, ठीक है, दोनों सेम टाइम पर आकर रुक जाएंगे भाई, ठीक है। तो यही पूछ रहा था कितने आपसे होंगे, तो आपके ये 30 ब्लॉक्स और 60 ब्लॉक और 90 ब्लॉक, 3 ब्लॉक पर ये बस और वैन दोनों साथ में रुकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई, क्या कह रहा है, इफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, अच्छा जी, कह रहे हैं एचसीएफ 2 नंबर्स का क्या है, इज 9 है, ठीक है, एंड देयर एलसीएम आपका है 2160, ठीक है ना भाई, ये एलसीएम कह रहा है वन ऑफ नंबर इज 15 टाइम्स देयर एचसीएफ, कह रहा है भैया एक जो नंबर है वो 15 टाइम्स है किसका, एचसीएफ का, यानी कि 59 135 एक नंबर है। तो अब आप हमसे ये कह रहे हैं देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर अर्थमेटिक मीन, समझिएगा अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, जीएम, ठीक है, समझिएगा इसको। भैया कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में, सबसे पहले आप ये देख लीजिए दूसरा नंबर क्या निकाल सकते हैं। हाँ, हमको एक फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, जहाँ भी आपने जैसे भी पढ़ा है अभी, तो नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है ना, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है, एंड तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है सबसे पहले एक फॉर्मूला, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम इंटू एचसीएफ लगा दीजिए भाई, 9 इंटू 2160, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर तो फर्स्ट नंबर तो आपको मिल ही गया है, दूसरा नंबर एक्स मान लीजिए, ठीक है, एक्स। अब इससे एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से 135, इससे काट लीजिए 5 जा 45, 15 1 जा 15, 6 आपका 4 जा और 4 जा, तो आपका एक्स इक्वल टू 122, ये सेकेंड नंबर पड़ गया, ठीक है। तो आप समझिएगा इसको,
एक नंबर ये है और द फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, दोनों नंबर आगे। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स अपन डिवाइड बाई नंबर्स, है ना। तो आप कहेंगे 135, तो अरिथमेटिक मीन आप निकाल लीजिए भी। अरिथमेटिक मीन 135 प्लस 122 यानी कि 257। ठीक है, इनका सम आ जाएगा आपको 257। और आपका क्या है? जीएम। जीएम होता है रूट ए बी। तो भैया जीएम आप पूरा ऐसा ना कीजिएगा कि मल्टीप्लाई करने बैठ जाए, आप देखिएगा जीएम करेंगे तो रूट ए बी होता है यानी कि 135 इंटू, एक सेकंड, 122 नहीं 144 है यार, गड़बड़ कर दिया हमने थोड़ा, यहाँ पर 44 ही तो है, हमारा लिख गलत दिया हमने। ठीक है, तो 144 हो गई। अब ये आपका 257 यानी कि ऐड भी गलत हो गया होगा, थोड़ा सा 1 मिनट कॉर्पोरेट कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको दोबारा ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका ये भाई? तो देखिएगा 100, 200, 40, 30, 70, 279 आएगा। ठीक है, 279 आएगा यहाँ पर। 135 तो ये हो गया हमारा, और इंटू 144, तो भाई 144 आपको पता है कि इसका स्क्वायर रूट होता है 12, तो बाहर आ जाएगा नीचे से। और 59 होता है, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट में 15 जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे सोचिएगा इसको, और ऊपर 279, तो भैया आपका ऐसे रहने दीजिए। देखिए 3 से ही कट रहा है, 3 9 जा और 3 3 जा, फिर से 3 से कट रहा है ये, तो आप देखेंगे 3 3 जा और 3 1 जा और 3 4 जा। ठीक है, आपका 31 ऊपर आ गया और नीचे 4√15 नीचे आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं इस बात को, तो इस बात को आप ऐसे ही कीजिएगा। ये आपका 8√15 आ रहा है, कुछ हमारा 2 मिस हो गया क्या यहाँ पर, देख लीजिएगा ये 15, एक सेकेंड, हाँ अर्थमेटिक मीन में अपॉन 2 भी तो आएगा, क्योंकि सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर कितने हो गए? 2 नंबर हो गए, तो 2 और भी आएगा इसके साथ। ठीक है, तो नीचे भी 2 इंटू होगा, नीचे भी 2 इंटू होगा, तो आपका आंसर आएगा 31/4 8√15 आएगा। ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन हमारा क्या होता है कि दिस वन प्लस दिस वन डिवाइड बाई 2। अब देखिए नेक्स्ट हमारा, ये नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि भैया द एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आर दे रखे हैं। एलसीएम दे रखा है आपको 3, 5, 64, और एचसीएफ क्या दे रखा है? ये दे रखा है 81। समझ रहे हैं आप? ये दो आपको एलसीएम और एचसीएफ दे रखे हैं, और इसके बाद हमसे कह रहे हैं रिस्पेक्टिवली द नंबर आर 324, और जो नंबर है तो वो आपका 324 है, और जो दूसरा है वो है x। ठीक है, ये दो नंबर्स दे रखे हैं आपके। हमसे कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ x, x के डिजिट का सम बताना है। तो पहले तो आप नंबर पता लगा लीजिए, आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि 35 डायरेक्ट लिख लेते हैं इंटू 81। अरे ये इंटू कहाँ से आ गया भाई, चलो 35 3564 ये तो नंबर हो गया, और इंटू एचसीएफ, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो प्रोडक्ट क्या है नंबर का? पहला नंबर 324 है, दूसरा नंबर x है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। देखिए 9 से काट देते हैं, 9 से क्या कट रहा है यहाँ पर? 9 3 जा 27, और ये 5, 9 6 जा कट तो गया, ये 9 4 जा हो गया, और ये क्या 4 से कट रहा है आपका? हाँ 4 से कट रहा है ये, तो 4 से आप काटेंगे, 4 7 जा 4 8 जा 32, और 3 9 जा और ये 1 जा 891। तो x इक्वल टू भैया आपका आ गया 891। ठीक है, यानी कि दूसरा नंबर आपको पता लग गया। अब भैया सम ऑफ नंबर निकाल लो, सम ऑफ डिजिट, तो बता दो आप कितना हो जाएगा सम ऑफ डिजिट? 8 8 16 17 और 1 18 आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, दे रखा है किसी ऑप्शन में 18, हाँ तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमको पूछा हुआ है कुछ, यहाँ पर कह रहा है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर इज 50, यानी कि भैया एलसीएम दे रखा है आपको 50 फर्स्ट स्टेटमेंट है, और आपका सेकंड जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ दे रखा है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना दे रखा है? वो 20 दे रखा है। तो भैया हमसे कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो ये तो आपके डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, यानी 50 इंटू 20 ही ऑप्शन में दे रखा है। तो इसे सॉल्व ना कीजिएगा, ऑप्शन जरूर देखिएगा, पहले पता लगा हमें सॉल्व भी कर दें तो उसमें टाइम हमारा वेस्ट हो, वैसे कर तो लेंगे तो भी हमें पता रहेगा हमारा आंसर यही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, तो भैया क्या कह रहा है? द रेक्टेंगल कोर्टयार्ड है। ठीक है, समझिएगा, बना देते हैं थोड़ा सा, इससे समझ में जरूरत नहीं बनाने की। ये कह रहा है 3.78, ध्यान दीजिएगा मीटर में ही है। ठीक है, 378, और ये जो आपकी ब्रेथ है इसकी 5.25, और ये भी मीटर में दे रखी है। ठीक है, और आंसर सेंटीमीटर में दे रखे, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा। तो हम चलिए पहले ही बदल लेते हैं, तो 378 सेंटीमीटर समझिएगा इसको, और इसको हम लिख सकते हैं क्या ऐसे 525
सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसके बाद हमसे कह रहा है कि इतना है और कह रहे हैं मीटर वाइड भी पेव्ड एग्जैक्टली विद स्क्वायर टाइल्स। स्क्वायर टाइल्स के रूप में हमें यहाँ पर टाइल्स बिछानी है इस फर्श पर, फ्लोर पर, ठीक है। और इसके बाद हमसे कह रहा है कि ऑल सेम साइज, यहाँ पर साइड टाइल्स जो है वो सारी सेम साइज की होनी चाहिए विथ square tiles of a same size. What is the largest size of the tile which could be used for the purpose, ठीक है। तो इसके लिए जो लार्जेस्ट साइज यूज की जाती है वो हमें बतानी है, उसका लेंथ वगैरह यहाँ पर बतानी है, जो लार्जेस्ट साइज होगी उसकी आपको। तो ये क्योंकि स्क्वायर साइड स्क्वायर है तो स्क्वायर का मान लीजिए ए है, तो ये बतानी है हमको। तो जरा देखिएगा हम करते क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर भैया इसका अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको क्यों जो लार्जेस्ट होगा, अगर लार्जेस्ट कभी भी निकालना है, समझिएगा इसको, अगर आपको लार्जेस्ट कभी निकालना है तो आप SCF यूज कीजिएगा टर्म, और मिनिमम या फिर लोएस्ट निकालना है, ठीक है। मिनिमम या फिर लोएस्ट कुछ भी कम से रिलेटेड वाली टर्म निकालनी है तो वहां पर LCM यूज होता है, ठीक है। तो अब ये लार्जेस्ट आपकी साइड चाहिए, लार्जेस्ट साइज चाहिए तो आपको SCF चाहिए, तो आप SCF निकालोगे बस, और कुछ नहीं करना है हमको। 378 का 525 का। तो जरा समझिएगा इसको हम कैसे निकालते हैं। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं फैक्टर थोड़े से, तो ज्यादा अगर नहीं समझ में आता तो हम कर लेते हैं। देखिए 3 1 3, 3 2 6, 3 6 18, और ये 3 से क्या डिवाइड होगा हमारा, 3 से देखिए 3 1 3 और 7 21, 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखें तो ये किससे डिवाइड हो रहा है हमारा, 13 क्या किससे डिवाइड हो रहा है, तो 7 1 7, 7 से हो रहा है मे बी। तो 7 इंटू आप देखेंगे 7 1 7 3 5 8 हो रहा है, ठीक है। और इसकी बात अगर हम करें तो ये हो रहा है 3 इंटू ये 7 से हो रहा है क्या, देखिए 7 2 14, 7 2 14 और 3 7 5 30 हो गया, 7 से, ठीक है। और आप देखेंगे 18 और 25 इसमें तो कुछ वैसे कॉमन नहीं मिलने वाला है, तो हमारा जो इसका जो SCF हो जाएगा वो तो कॉमन होता है दोनों में, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 और यहाँ से 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 SCF हो जाएगा 21। तो उसकी जो साइड होगी ना भाई वो हमारी इसका SCF ही तो होगी, वो 21 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। तो इस बात को आप माइंड कीजिएगा। तो कभी भी लार्जेस्ट हो या फिर आपका मैक्सिमम पूछा गया हो तो वहां पर हम जो है SCF टर्म का यूज करेंगे, अदरवाइज हम LCM का यूज करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा हमारा क्या कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है 130 माइनस 234, कह रहे गिव्स द SCF ऑफ गिव्स द SCF ऑफ 130, 234। इसका SCF इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है, तो हमको A की वैल्यू बतानी है। बताइए भाई क्या करें इसको। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका SCF ही निकालना हमारा काम होगा। कैसे निकालेंगे SCF? अच्छा, SCF निकालने के भी आपको दो मेथड पता होंगे, एक डिवीजन मेथड, एक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। अगर ज्यादा बड़ा फैक्टर आ जाए जिसमें आपको दिक्कत हो जाए तो हम वो भी सिखा देंगे आपको कि जिससे डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे। फिलहाल आप इसी से देख लीजिए, ये तो छोटे हैं सारे, हम आसानी से कर पा रहे हैं। वैसे प्रोबेबली आपका उसमें डिवीजन मेथड ना लगाना पड़े आपको, तभी आंसर आ जाएगा। डिवीजन मेथड तब आप यूज कीजिएगा जब आपको इसके फैक्टर नाम आ रहे हो, किसी का कोई आपको बहुत ही बड़ा प्राइम नंबर दे दिया गया हो तब। यहाँ पर देखिएगा, फिलहाल इसको हम क्या करते हैं, ऐसे आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से 2 से पहले ही डिवाइड हो जाए तो 2 इंटू कितना कर लेते हैं, 2 6 2 5 कर लेते हैं, इसे भी 2 से कर लेते हैं, 2 1 7। अब देखिए 65 आते ही हमें 13 याद आता है, ठीक है, 13 5 और यहाँ देखिए ये भी हमको 13 याद आता है, 9। अब आपको SCF भी तो चाहिए, तो भैया SCF बता दो अब तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से SCF। अब देखो 13 तो प्राइम में ये आ जाएगा। दूसरा क्या, 2 भी मिल रहा है हमको, ठीक है। और 5 और 9 में कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, अगर ब्रेक भी करेंगे तो हमारा यही 13 2 26 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये 26 जो SCF आया ना, तो हमसे कह रहा था कि भाई इस एक्सप्रेशन के द्वारा दिया जा रहा है 234, इस एक्सप्रेशन के द्वारा दिया जा रहा है, तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू है तो इसका SCF होगा यानी 26 होगा। तो बस अब निकाल लीजिए इसकी वैल्यू यहाँ पर, इसको 26 के इक्वल रखकर आप इसे उधर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा 200 और 30 50 60 260 ये हो जाएगा। ये देखिए 132 हो रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। यहाँ से तो हम ये कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई यहाँ पर, यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छोटा ये कह रहा है x प्लस के इज द SCF। x प्लस के दे रखा है कि भाई ये SCF है इस एक्सप्रेशन का, x² प्लस
पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 और एक और एक्सप्रेशन देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस पी इक्वल टू 0। ठीक है, इन दो एक्सप्रेशन का जो है ये एक फैक्टर है, मतलब ये इसका एचसीएफ है। अच्छा ये एचसीएफ है तो इन दोनों जो इक्वेशन है उनका फैक्टर भी होगा, क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो दोनों कॉमन फैक्टर ही तो होता है। तो भाई इसका जो फैक्टर है तो एक्स प्लस के इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू माइनस के होगा यहाँ से, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी तो करेगा। तो बस रख देते हैं, यही हमें करना था। फर्स्ट में रखेंगे और सेकेंड में रखेंगे। तो फर्स्ट में जब आप रखेंगे तो देखिए माइनस के का स्क्वायर तो प्लस का ही के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये आप माइनस के जब इसमें रखेंगे एक्स की जगह तो माइनस का के पी हो जाएगा और प्लस का क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर जब इसमें रखेंगे तो ये भी अगेन के स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का के क्यू हो जाएगा और प्लस का पी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसे दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ये तो कट जाएगा। आप देखिए यहाँ से जब ये के तो यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या बच जाएगा क्यू और ऊपर से माइनस का पी बच जाएगा। ठीक है, और प्लस का क्यू माइनस का पी यहाँ से भी बच जाएगा। ठीक है, ये क्यू और ये माइनस का यहाँ से पी बच जाएगा। यहाँ से क्यू माइनस का पी बच गया था तो के इक्वल टू इसको उधर भेज देते हैं। तो आप देखिए क्यू माइनस पी यहीं लिखा रहने दीजिए और इसको उधर भेजेंगे तो ये पी माइनस क्यू बन जाएगा, या फिर हम पी माइनस क्यू का ना लिख के हम इसे माइनस का क्यू माइनस पी उधर भेज देते हैं। ठीक है, अब के इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखिए माइनस का क्यू माइनस पी अपॉन ये क्यू माइनस पी, इससे तो ये कट जाएगा तो के इक्वल टू आपका -1 आ जाएगा इससे। ठीक है, तो -1 जिस ऑप्शन में होगा आपका सही हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। समझ। तो आपने आज यहाँ पर हमने आपके जो 4 टॉपिक थे, 4 नहीं 5 टॉपिक थे, वो बिल्कुल यहाँ पर फिनिश कर दिए। आपने देखा टाइम हो गया, डेटा हैंडलिंग हो गया और वेट एंड कैपेसिटी हो गया और आपका मनी हो गया। ये चारों टॉपिक जो आपके महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके केबीएस पीआरटी के लिए। ठीक है, और बिल्कुल इसी पर बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे, आप वहाँ देखेंगे, क्योंकि इसी बिल्कुल जो 2023 का सिलेबस है उसी पर बेस्ड और सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपको लगता है, तो आपको अगर हमारे जो है सॉल्यूशन करने का तरीका, उसका मेथड अच्छा लगता है, आपका टाइम सेव होता है वास्तव में, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम मेंसुरेशन के आपके लिए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे वो प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, जो आपके केवल पीआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, वो सारे सवाल की सीरीज हम कल ही आपको प्रोवाइड करा देंगे। और आपका चैप्टर बाकी हमने पीछे वीडियोस डाल रखी हैं, वो भी अगर आप वॉच करते हैं तो वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल होने वाली है इस केबीएस पीआरटी के लिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।